हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी ये आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर हब एडू में। दिस इज अविनाश चंद्रा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके, जीएस और जीए। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज से मेरा लाइव प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था, बट कुछ तकनीकी समस्या होने के कारण मैं लाइव आप लोगों का नहीं ले पाया। इसके लिए मुझे बहुत बेहद खेद है और मैं क्षमा प्रार्थी हूं और मैं चाहूँगा कि अगले बार से मैं अच्छे से आप लोगों का लाइव प्रस्तुतिकरण दूं। दोस्तों, देखते ही देखते अब वो दौर का आगमन आ चुका है जिसकी प्रतीक्षा सारे विद्यार्थीगण बड़े बेसब्री से कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बेशक वो दौर आ गया है और कुछ आने को है। 2 दिन पहले मैंने एक नोटिफिकेशन बिहार दरोगा का पीटी का देखा। यकीन मानो कुछ ही दिनों में बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार के अलावे अन्य पदों की नियुक्ति हेतु भी फॉर्म आने लगेंगे। बस अब ये वो समय है जब आप पूरी कटिबद्धता के साथ अपने आप को साबित कर पाए और आप में युद्ध कौशल की अपार अनुभव और संभावना है, उसको साबित कर पाए। दोस्तों, आज से बल्कि मैं ये कहूंगा कि अभी से पूरे जोश, जुनून, दृढ़ इच्छा शक्ति को एकाग्रचित करें, कॉन्सेंट्रेट करें, समय का सदुपयोग करते हुए रन के लिए तैयार हो जाए। रन के लिए जरूरी है कि रणनीति, और मैं आपको अविनाश चंद्र रणनीति बताऊंगा कि किस प्रकार आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आपके उज्जवल भविष्य के लिए पूर्णतः समर्पित यह करियर हब एडू चैनल आपको आपके हर समस्या से निजात दिलाएगा। वर्तमान में होने वाले परीक्षाओं के मद्देनजर मैंने कुछ प्रश्न डिस्क्रिप्शंस में डाल रखे हैं, आप लोग वहां से क्वेश्चन ले लें। यदि क्वेश्चन लेने में किसी भी प्रकार की समस्या तो हो तो आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़कर क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा फोन नंबर आप लोग लिख लेना, व्हाट्सएप नंबर 8873422235। इस व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज करके आप आसानी पूर्वक आप पीडीएफ इसका ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी डाल दिया जाएगा ताकि आप लोग उस लिंक के द्वारा ग्रुप में जुड़ जाओ, ठीक है। और अगर दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे ले लेना। और मैंने बहुत सारे विद्यार्थी का जो सुपर 50 क्लब चल रहा है, सुपर 50 चल रहा है, उस सुपर 50 टेस्ट में मैंने क्वेश्चन को दे रखा है। वो क्वेश्चन का डिस्कशन मात्र 32 क्वेश्चन होंगे, पर वो क्वेश्चन को बताने का पर्पस, लाने का पर्पस मेरा यही है कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम में किस प्रकार के कैटेगरी को देखते हुए किस प्रकार का वर्गीकृत किया हुआ क्वेश्चन दिया जाता है, उसको मैं समझाने के लिए आया हूं। तो दोस्तों, मेरे पास क्वेश्चन उपस्थित है और मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान देना। इस क्वेश्चन सेशन में बढ़िया से बारीकी से समझना। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन से 2 नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे थे? तो यहां पर 2 प्रश्न, जिसके पास होगा उस क्वेश्चन आसानी से देखना और फिर मेरे इस वीडियो को देख लेना। एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाना है। निम्नलिखित में से कौन से 2 नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे थे? एक नाम आया कालिदास का और एक नाम आया पहले रचे थे, और एक चीज आया कि अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले। अब आपके पास ऑप्शन है विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्र, स्वप्नवास दत्ता और कादंबरी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यह प्रश्न आईएएस में पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन इतना सरल रहने वाला है नहीं। और इस तरह के प्रश्न के प्रवृत्ति में ऑप्शन थोड़ा वेरियस टाइप के होते हैं। और इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। ए नंबर का ऑप्शन है 1 और 2, बी का ऑप्शन है 1 और 3, सी का ऑप्शन है 1 और 4 और डी का ऑप्शन है 3 और 4। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। चूंकि मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जो भी क्वेश्चन है आपका आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है प्रीवियस, और आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने का जो क्वेश्चन शैली होता है वो डिफरेंट होता है। तो फिर से मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं, कौन से 2 नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे थे? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो एक मेथड है, छटनी विधि के द्वारा भी आप छाट सकते हो। सबसे पहले जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें एक है स्वप्नवास दत्ता। मैं यहां लिख रहा हूं स्वप्नवास दत्ता। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एक प्रश्न को बढ़िया से देखना, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वप्नवास दत्ता, तो स्वप्नवास दत्ता जो है ये किसके द्वारा लिखा हुआ था दोस्तों? तो भास के द्वारा, ठीक है। भास द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? स्वप्नवास दत्ता। और चौथा ऑप्शन है कादंबरी, और कादंबरी जो लिखा गया था वो कादंबरी लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा?
बाण भट्ट के द्वारा। और क्वेश्चन में आपका क्या था? क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित में से कौन कालिदास द्वारा रचित, तो कालिदास द्वारा ये तो रचित है नहीं, तो ये दो आंसर तो ऐसे ही निकल गया आपका। और दो तो कालिदास द्वारा रचित है, और दोनों कालिदास द्वारा रचित है कौन कौन? मालविका, अग्निमित्र और विक्रमोर्वशीयम। यानी 1 और 2 आपका सही है और बाद बाकी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में क्लियर बता दूं। देखो, अब ये कालिदास की बात आएगी तो दिमाग में ये रखना कि गुप्त वंश, आपको थोड़ा सा गुप्त वंश का मैं रियलाइज करा दूं। आपको ऐसे ही पढ़ना है दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा एक, उससे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उसको निचोड़ लेना है, कंसेप्ट को निचोड़ लेना है, ताकि उससे रिलेटेड किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आपको दिक्कत ना हो। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? आप लोग जानते हो, श्रीगुप्त थे। इसके बाद कौन आया? घटोत्कच आया। श्रीगुप्त को संस्थापक कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो आप बोलोगे श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद कौन था? श्रीगुप्त के बाद जो आने वाले थे वो घटोत्कच। उसके घटोत्कच के बाद कौन आया? तो घटोत्कच के बाद आने वाले जो शासक थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उन्होंने महाराज धीराज की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त प्रथम किस चीज की उपाधि ली थी? महाराज धीराज। और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महाराज धीराज की उपाधि किस गुप्त शासक की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम की थी। याद रखना दोस्तों। और इसके साथ साथ आप लोग याद रखो कि गुप्त सम्राट जो थे चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने गुप्त संवत को चलाया था, है ना। गुप्त संवत को चलाया था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। गुप्त संवत को चलाया था। कब चलाया था? तो 319 से 320 ईस्वी में यह गुप्त संवत को डेवलप किया था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आप आओगे तो एक शासक का नाम मिलेगा जिसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। और हम लोग जानते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त जो थे एक ऐसे शासक थे जो उत्तर भारत का 8 या 9 राज्य को विजित किया था और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को विजित कर दिया था। मतलब उत्तरोत्तर पथ और दक्षिण पथ दोनों को विजित करने वाला शासक था समुद्रगुप्त। और इसी प्रतिभा को देखने के कारण जो स्मिथ थे, जो विंसेंट स्मिथ थे, उन्होंने इसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। क्या कहा? भारत का नेपोलियन। आपको बता दूं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का था, लेकिन यहां पर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त, है ना। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते। क्यों कहते? क्योंकि इन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत को विजित कर दिया था, इसलिए स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन की उपाधि दी। ये एक क्वेश्चन को समझना कहीं भी किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद जो शासक गद्दी पे आते हैं वो आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। यहां से आपका सवाल फिर शुरू होता है। अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? तो विक्रमादित्य नाम था। क्या नाम था? विक्रमादित्य। अब आपको मैं बता दूं कि जब जब इतिहास में जो भी आक्रमणकारी आक्रमण किए हैं, जो भी ये मान लो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष पे जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र से जितने भी आक्रमणकारी आए, आर्यों का आक्रमण हुआ, ईरानियों का आक्रमण हुआ, यूनानियों का आक्रमण हुआ, शक का आक्रमण हुआ, पहला हुआ है, पार्थियन आए, कुषाण आए, हून आए, बहुत सारे आक्रमणकारी आक्रमण करते रहे। एंशिएंट हिस्ट्री में आए, मेडिवल हिस्ट्री में आए, मॉडर्न हिस्ट्री में आए। तो यहां पर आप देखोगे कि जो आक्रमणकारी आक्रमण करने के लिए आए तो उसमें से एक आक्रमणकारी था शक। कौन था? शक। और यह शक आक्रमणकारी जब यहां पर जब किसी विदेशियों को हराया है, जब शकों को अपराजित किया है कोई भी राजा, तो उसके साथ टैग लगा है, उपाधि लगा है विक्रमादित्य का। इसका मतलब यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जरूर शक शासक को पराजित किया होगा और इस शक को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसकी उपाधि क्या लगी? विक्रमादित्य। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या हो गया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्लियर है दोस्तों? किस लिए हुआ? क्योंकि शकों को इन्होंने पराजित किया। क्लियर है? अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही नवरत्न हुआ करते थे। इधर दिख रहा है वीडियो? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही नवरत्न हुआ करते थे। नवरत्न मतलब 10 की 12, 9। नवरत्न मतलब 9, याद रखना। नवरत्न मतलब 9। नवरत्न हुआ करते थे। और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो नवरत्न कौन थे? जैसे अकबर के समय में नवरत्न थे और आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी नवरत्न थे। ठीक है, उसी तरह पूछा जाता है अष्टदिग्गज अष्टप्रधान। अष्टदिग्गज विजयनगर में मिलेगा आपको और अष्टप्रधान पेशवा के समय मिलेगा, शिवाजी के समय मिलेगा। तो नवरत्न जो थे इसमें, इसको याद रखने के लिए आप लोग समझ सकते हो आकाश, वेद, वाग, वक्ष। आकाश, वेद, वाग, वक्ष। और से क्या हुआ दोस्तों? मैं लिख दे रहा हूं अमर सिंह। अगर ना लिख पाऊं तो क्वेश्चन सेशन है, आप लोग मेरे जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन के लिख लेना। क से हो गया क्या? कालिदास। सौ से क्या हो गया? शंकु। वे से क्या हो गया? वैताल भट्ट। धौ से क्या हो गया? धन्वंतरी। व से क्या हो गया? वरामिहिर। घ से क्या हो गया? घर पर कर। व से क्या हो गया? वर रुचि। और छ से क्या हो गया? छपनक।
मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर रिटन स्किल में अगर आपको दिक्कत हो तो मैं बोल रहा हूं उसको भी सुनना आप लोग। आकाश, वेद, वाग, वक्ष, अ से अमर सिंह, कॉलेज कालिदास, स से शंकु, वे से बैताल भट्ट, ध से धनवंतरी, व से वरामिहिर, घ से घटप्रकर, व से वरुचि और छ से छपनक। तो ये जो आकाश, वेद, वाग, वक्ष आसान सा कॉन्सेप्ट 2-4 बार आप लोग बोलोगे, दिमाग में रखोगे तो ये पूरा जो नवरत्न थे आपके दिमाग में आ जाएगा। अकबर भी बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेना, सारा चीज मैं बताऊंगा। और विश्वास मानो मेरे 50 क्वेश्चन को आपने बना दिया, आपने 50 क्वेश्चन को बना दिया तो आपने बुक कंप्लीट कर लिया। ना केवल एक बुक, ना केवल हिस्ट्री, बल्कि और भी सब्जेक्ट का। बस आप क्वेश्चन पे बने रहना। और ये मैं इसलिए क्वेश्चन सेशन ला रहा हूं ताकि बच्चों को समझ में आए कि किस तरह के एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह की पढ़ाई होना चाहिए, ना कि रट्टू विद्यार्थी। याद रखना, तोता रटता है, बोलते हैं मालिक आए, मालिक आए, मालिक आए, और वो मालिक आए बोलते रहता है। जब चोर भी आता है तो उसको बोलते हैं मालिक आए। तो याद रखना, रट्टू तोता नहीं बनना है, बल्कि इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। और कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट इक्वल टू रिजल्ट। तो आकाश, वेद, वाक्ष में क्वेश्चन अब कहां से पूछा जाएगा? क्वेश्चन एक आएगा कालिदास से। देखो मैंने बताया आईएएस के प्रश्न में पूछा हुआ है, आईएएस कालिदास का। तो कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अब मालविका अग्निमित्र, बहुत सारे रचना किए हैं कालिदास ने। तो कालिदास से क्वेश्चन यहां पूछा जाता है। यहां बैताल भट्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। धनवंतरी लिख लो, क्वेश्चन पूछा जाता है, चिकित्सक था वो। धनवंतरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। वरामिहिर जो खगोलज्ञ था, एस्ट्रोनॉमी जिसको बोलते हैं, खगोलज्ञ था, खगोल शास्त्री था ये वरामिहिर। तो 4 क्वेश्चन यहां से पूछेंगे। वरामिहिर, धनवंतरी, बैताल भट्ट और कालिदास किसके समय के नवरत्न थे? तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? तो आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम विक्रमादित्य था। शकों को पराजित करने के कारण ही उसका नाम पड़ा था विक्रमादित्य। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो मैंने ये बताया एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन में आप देख सकते हो कितना सारा आंसर निकल कर आ रहा है। कम से कम 20-25 क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन पे निकलता है, यानी आप बोल सकते हो कि 1 क्वेश्चन इक्वल टू 25 क्वेश्चन। सपोज कर लो 20 क्वेश्चन, तो आप अंदाजा लगा लो कि 50 क्वेश्चन इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? लगभग 1000। यानी आप 1000 क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हो एवरी डे। और इसी तरह की पढ़ाई आप लोगों को ना केवल एक रिजल्ट, बल्कि विभिन्न प्रकार के पूछे जाने वाले जीएस के हर एक प्रारूप का रिजल्ट आप लोगों को दिलाने में सक्षम हो सकता है। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी दावा वादा, जो बोल रहे हैं आप लोग बोल लो 100%। अब मैं चलता हूं दूसरे प्रश्न की ओर रुक करता हूं। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। और फिर से मैं बता दे रहा हूं कि ये क्लास सेशन नहीं है। मैं क्लास में हर एक चीजों को बारीकी से एक चीज के बारे में डील करूंगा। पर मेरा ये मानना है कि जब तक मैं क्लास लूंगा तब तक काफी लंबा समय एक तय करना होगा, है ना। लेकिन उससे पहले अभी दिखते हुए विगत जो भी है, बिहार का एग्जाम आने वाला है, जो पीटी का सेशन आने वाला है, इंफोसिस का एग्जाम है, इसके अलावा आपका मेंस का एग्जाम है, उन सभी चीजों को देखते हुए मैं क्वेश्चन प्रारूप को लाने का प्रयास कर रहा हूं, सेट को लाने का प्रारूप स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को इनसे बहुत सारी चीजों में फायदा हो जाए। निसंदेह रूप से ये फायदा होगा, नहीं होगा तो फिर बताना। और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इस तरह के और भी मैं सेट लाते रहूंगा। अच्छा ना लगे तो वो भी बताना दोस्तों। और जिनको ये लगे कि मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है तो वो भी सुनेंगे, उनको फायदा होगा। और मेरे हर एक वीडियो को आप लोग देखना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, और शेयर करते रहना। अब मैं इस क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आता हूं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अब मैं दूसरे प्रश्न की तरफ रुक करता हूं। मेरा दूसरा प्रश्न है, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी? पहला ऑप्शन है दैमाबाद, दूसरा ऑप्शन है मिर्जापुर, तीसरा ऑप्शन है पल्लावरम जो मद्रास में पल्लावरम, और चौथा ऑप्शन है सोहन घाटी। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? आपको बता दूं कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने सबसे पहले 1863 में पल्लावरम में, कौन सा जगह मैंने बोला? पल्लावरम में, है ना, पल्लावरम में। और ये याद रखना 1863, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सबसे पहले 1863 में, है ना, भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की। अब आपको कॉन्सेप्ट क्या लेकर आना है? अब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये तो आपका क्वेश्चन है, आंसर है, आप आंसर समझ गए, क्वेश्चन समझ गए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को जानना है। ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं आया हूं आपके पास। पल्लावरम कहां है दोस्तों? तो मद्रास। ये दिमाग में होगा, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया। आपके पास आंसर है। और मैं बता दूं कि ये फिर से आईएएस का एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आप चेक कर लेना। अगर दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा किस ईयर में पूछा हुआ है। अब मैं चलता हूं इसके कॉन्सेप्ट की ओर। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि क्या आपको पाषाण काल की जानकारी है अथवा नहीं। मतलब आपका जो टॉपिक होगा वो होगा पाषाण काल। याद रखना, पाषाण काल। और फिर से मैं बता रहा हूं कि पाषाण काल के बारे में और ज्यादा डीप चाहिए तो मेरे हर एक वीडियो के प्रारूप को आप लोग देखो, उसमें पूरा का पूरा सिलसिलेवार ढंग से सारा चीज मैंने बताया है। पाषाण काल दैट मीन्स यू से स्टोन एज,
आप इसे बोल सकते हो स्टोन एज। स्टोन एज को मैंने 3 भाग में बांट दिया, ठीक है। एक है आपका पूरा पाषाण काल, एक है आपका मध्य पाषाण काल और एक है आपका नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज, 3 प्रारूप में मैंने बांटा पाषाण काल को। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर, प्रस्तर, है ना, पत्थर, प्रस्तर, पाषाण, उसी को कहते हैं पाषाण, क्योंकि यहां पर बहुतायत रूप से स्टोन का यूज होता था। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आपको बता दूं कि ये नव पाषाण काल में ही पहिए का खोज हुए था, इसी नव पाषाण काल में कृषि प्रारंभ हुआ था, इसी मध्य काल में, मध्य पाषाण काल में कुत्ते की खोज हुई थी, यानी पालतू पशु बनाने की प्रथा प्रारंभ हुई थी, और इस पूरा पाषाण में अग्नि की खोज हुई थी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अग्नि की खोज किस काल में हुई? तो पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल। आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले पालतू पशु कौन था? तो कुत्ता था। किस काल में आया? तो मध्य पाषाण काल में। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले पहिए और कृषि का खोज कहां हुआ? तो नव पाषाण काल में, ठीक है। मेहरगढ़ आप लोग सुने होंगे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, लेकिन वर्तमान आधुनिक अनुसंधानों से ज्ञात हुआ कि लहौरा देव जो उत्तर प्रदेश के कबीर संत नगर जिले के आसपास है, वहां पर प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो नव पाषाण काल में मेहरगढ़ का नाम अद्वितीय है, हमेशा पूछा जाता है। तो नव पाषाण काल में पहिए और कृषि की खोज हुई। इस तरह से कॉन्सेप्ट रखोगे तो किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लगभग हर एक क्वेश्चन का तोड़ आपके पास रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पाषाण काल भी समझ में आई होगी। अब इस पाषाण काल के बाद मैं चलता हूं अगले प्रारूप, अगले प्रश्न की ओर। मेरा 3rd नंबर क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है मेरा, राजगीर में होने वाला, राजगिरी इट इज ऑल्सो कॉल्ड राजगिरी या राजगीर में होने वाला प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था बौद्ध का, वो कौन था अध्यक्ष? अध्यक्ष पूछा मैंने, शासक नहीं पूछा मैंने, तो अध्यक्ष याद रखना। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, महाकश्यप, सब्बाकामी, वसुमित्र और अशुघोष। तो आंसर है महाकश्यप। अब ये आंसर तो आ गया महाकश्यप, ये भी आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको लग रहा होगा बड़ा इजी पूछ दिया, तो कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं दोस्तों कि थोड़ा बहुत चलता है। तो मैं चलता हूं, पर कुछ क्वेश्चन की प्रवृत्ति को देखने के बाद लगता है कि हम लोग आईएएस बन चुके हैं, आईपीएस बन चुके हैं ना, यूपीएससी सिविल सर्विसेज को आसानी से कंप्लीट करें। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बट वो क्वेश्चन क्या रहता है, कुछ क्वेश्चन की प्रवृत्ति के बाद पुनः पता चलने लगता है। एनीवे, तो आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ है राजगिरी में होने वाली प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो मैं ये बताना चाहता हूं बच्चों आप लोगों को कि आप ये मत याद रखो कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। आप जितने भी बौद्ध मीटिंग हो चुके हैं, सारे बौद्ध मीटिंग को अच्छे से क्लियर कर लो। मैं यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं, देखो ये है कर्म अनुसार, कर्मांक कर दो आप, है ना, आप कर्मांक कर दो। आप कब हुआ ये ईस्वी कर दो, स्थान कर दो आप, प्लेस कहां हुआ, राजा कर दो कौन था, और जो करने वाले अध्यक्ष थे वो कर दो कौन था। आ रहा होगा, इधर दिख रहा होगा। और इसमें क्या क्या विशेषता था, वो विशेषता भी आप लोग कर सकते हो। अब मैं आता हूं कि पहला जो हुआ था क्रम है ये, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, होते आ रहा है। लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण, पांचवा भी आजकल पूछने लगा है। एनीवे, 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कब हुआ था? तो पहला बौद्ध संगीति जो हुई थी, बौद्ध संगीति समझ रहे हो ना, बुद्धा समझ रहे हो ना, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, याद होगा, मैं बताऊंगा, सारा डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, हर एक चीज को सिलसिला अभी तो शुरू किया है ना, अभी आगाज है, अभी फिल्म बाकी है दोस्तों। कब हुआ था? तो पहला जो हुआ था 483 बीसी में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 383 बीसी में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 251 बीसी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अलग अलग बुक में 250 दे देते हैं, कहीं कुछ और दे देते हैं, 255 भी दिया जाता है कहीं कहीं। और 4th हुआ था फर्स्ट एडी में। क्लियर है? ओके है, समझ में आ रहा है ना आपको? अब देखो ये स्थान पूछ देगा कि पहला कहां पर हुआ था। तो पहला जो हुआ था कहां हुआ था दोस्तों? राजगिरी। देखो राजगिरी को ही हम लोग राजगिरी भी कहते हैं, है ना, याद रखना, राजगिरी भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा कहां हुआ था? वैशाली में। तीसरा कहां हुआ था? पाटलिपुत्रा में। और चौथा कहां हुआ था? कुंडलवन में। कुंडलवन कहां है? कश्मीर में है। ओके, पूछेगा राजा कौन था? तो जो पहला वाला था उसका राजा था अजातशत्रु, कुणिक अजातशत्रु। दूसरा वाला जो था वैशाली में जो हुआ था, देखो दिमाग में क्या रखना कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे को ये याद नहीं होता, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन कभी कभी उसके बाद अध्यक्ष के बाद राजा से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका कोई स्थान भी पूछा जाता है। तो ये चारों को विश्लेषण के रूप में आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। मैं आगे पॉइंट में चलता हूं कि पहला जो था
पहला क्रम में ये अजातशत्रु, दूसरे में कौन था तो काला अशोक, तीसरे में कौन था भाई तो अशोक, और चौथे में कौन था तो कनिष्क। ठीक है, समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है। अब मैं इसको याद भी करने का तरीका आपको बिल्ड कर दूंगा। ठीक है, अब देखता हूं अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन था याद रखना, MSMW यानी महाकश्यप, सब्बाकामी, मुगलीपुत्तिस और वसुमित्र। MSMW वसुमित्र, और यहां पर जो अश्व घोष थे ये इसके उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, पहला क्रम, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 483, 383, 251, फर्स्ट 80 एकदम सिलसिलेवार ढंग से याद कर लेना। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, यहां याद रखना कौ से कुंडलवन, कौ से कनिष्क और कौ से कश्मीर, ये पूरा एक साथ है आपके पास, चौथा वाला लास्ट वाला। ठीक है, अब यहां पर याद क्या रखना कि जो अजातशत्रु था हर्यक वंश का था, काला अशोक किसका था तो शिशुनाग वंश का था, अशोक किसका था मौर्य वंश का था, कनिष्क किसका था तो कुषाण वंश का शासक था। अब ये याद रखना कि पहला अजातशत्रु सबको याद रहता है, कंफ्यूजन कहां होती है, ये सॉरी काला अशोक और अशोक में। याद रखना कि अशोक कैसा था, काला था। अशोक कैसा दिखता था भाई, काला दिखता था। अब काला आदमी है, थोड़ा बुरा मत मानना, अगर जो भी बच्चे काले मतलब सॉरी जो काले दिखते हैं, काले होते हैं, वो काले तो कुदरत की देन है भाई, काला हूं तो क्या हुआ दिलवाला हूं, आप लोगों ने सुना होगा। तो एनीवे जो थोड़े काले हैं वो अपनी सुंदरता को जाहिर करने की, सुंदरता को और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम लगाते हैं। ठीक है, फेयर एंड हैंडसम लड़कों के लिए है तो आप लोग लगाते भी होंगे। तो काला अशोक जो था वो फेयर एंड हैंडसम लगाएगा, और फेयर एंड हैंडसम लगाने के बाद चमत्कार होगा, और उस चमत्कार के फलस्वरूप ये काला रंग उड़ जाएगा और वो बन जाएगा अशोक। यानी ये काला अशोक किसमें बदल जाएगा, अशोक में। याद रखना, तो पहले काला है लड़का, अब फेयर एंड हैंडसम लगाएगा तो काला से किसमें बदलेगा दोस्तों तो अशोक में, गोरा में बदल जाएगा। तो काला अशोक बदल गया किसमें, अशोक। आसानी से याद हो जाएगी। अब देखना यहां तक क्वेश्चन मैक्सिमम बड़े बड़े एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो विशेषता पूछता है। सिविल सर्विसेज में जो एग्जाम पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बेसिकली आपका विशेषता से पूछेंगे, मेरिट से पूछेंगे। तो याद रखना इसकी क्या विशेषता थी। तो जब आप लोग पढ़ोगे बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में एक प्रमुख ग्रंथ था जिसका नाम था त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो वो जो पिटक थे, वो पिटक में दो पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, मतलब मैं नीचे रख देता हूं यहां विनय, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये पहले बौद्ध संगीति में आ गए। अब मैं चलता हूं दूसरा, दूसरे वाले में क्या हुआ तो अस्थावीर और महासंगिक, अस्थावीर और महासंगिक जो एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरे वाले में क्या हुआ तो तीसरे वाले में बेसिकली देखोगे आप लोग, तीसरे वाले में क्या हुआ तो तीसरे वाले में देखोगे यहां पर जो अभिधम पिटक है वो आ जाता है, अभिधम पिटक। और चौथे वाले में क्या हो जाता है, चौथे वाले में एक नया चीज आ जाता है, हीनयान और महायान। यह हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रवृत्ति को, क्वेश्चन को देखना आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों मैं अगले प्रारूप में चलता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब मैं अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर है 4। अभी मैं चौथा नंबर पे ही चल रहा हूं, अच्छा खासा टाइम मैंने स्पेंड कर दिया, बट ये 4 क्वेश्चन में आप बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर आओगे। निम्न में से किस एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज्य की, अलाउद्दीन खिलजी आप लोग को पता होगा अली और गुरसस्प के नाम से जाना जाता है ना, अलाउद्दीन खिलजी। मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को और दिमाग में आ जाए। अली गुरसस्प, अली गुरसस्प के नाम से जाना जाता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पढ़ रहा हूं। निम्न में से किस एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज्य की राजस्व कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए की गई थी। तो याद रखना इसमें 4 ऑप्शन मैंने दिया है। दीवान ए मुस्तक राज जो वित्त विभाग होता था, दीवान ए कोही जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, ठीक है, यह भी एक प्रकार का मालगुजारी व्यवस्था था। दीवान ए अर्ज जिसको बलबन ने स्टार्ट करवाया था, बलबन बनाया था दीवान ए अर्ज जो सैन्य से संबंधित हुआ करता था। और चौथा दीवान ए इंसा जो एक प्रकार का साहिब पत्र व्यवहार होता था जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा किया जाता था। चारों ऑप्शन के बारे में, चारों डिटेल्स मैंने आप लोगों को दे दी। अब यहां से क्वेश्चन पूछना है कि कॉन्सेप्ट क्या है सर। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो मैंने बताया, तो सबसे पहले ये याद रखो कि अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक है, तो खिलजी वंश का शासक है। तो खिलजी वंश, देखो अलाउद्दीन खिलजी की क्या विशेषताएं थी। सबसे पहले आप याद रखना कि अस्थाई सेना के रूप में संचालन करने का प्रयास किया अलाउद्दीन खिलजी। दाग और हुलिया प्रणाली को लेकर आया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर दाग और हुलिया क्या है। तो सपोज करो एक ही तरह के बच्चे हैं, 2,
अब उसको पहचाना है तो एक को क्या करेंगे, मार के थोड़ा फेस चेंज कर देंगे, और जब फेस चेंज कर देंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये इस लड़के में कुछ चोट लगा है भाई, यहाँ गड्ढा है, इधर उजरा है, तो पता चलेगा कि हाँ ये लैंडस्केप बना हुआ है, ज्योग्राफी का उच्चावच बना हुआ है, तो ये फलनवा है, चिलनवा है, ढेकनवा है, पता चल जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या करना, दाग और हुलिया मतलब चूंकि अलाउद्दीन खिलजी को अपने आप में विश्वास था और उसी विश्वास की जड़ में उन्होंने सेनाओं का गठन किया था, और उसी सेना ने उनको ना केवल सिर्फ यहां तक सीमित रखा, बल्कि आप देखोगे कि ना केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत को भी रौंदने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी ना केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत को भी रौंद दिए थे, और वो उत्तर भारत दक्षिण भारत जो रौंदे थे, छोटे छोटे एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, बड़े एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखना। दो चीज मैं बता रहा हूं, DTH PD और गुजैर चिमाजा। अब बोलोगे सर क्या लिख दिया आपने, गुजैर चिमाजा, तो फिर मैं बता रहा हूं पढ़ने के लिए एक सुविधा दे रहा हूं, टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट के लिए, है ना। अब जब मैं क्लास बताऊंगा तो ये सब चीज क्लास में बताऊंगा, बट वो डीपली और एक कॉन्सेप्ट के साथ। तो गु से गुजरात आप लोग लिखना, मैं लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा दोस्तों, है ना। टाइम को बचाना है, सुन लेना है, बार बार सुनना है वीडियो को, बार बार क्वेश्चन को देखना है और बार बार हैंडल करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बल्कि एक क्वेश्चन 25 से 50 क्वेश्चन के बराबर होगा। गौ से गुजरात, जौ से जैसलमेर, रौ से रणथंभौर, ची से चित्तौड़, मां से मालवा, जो से जालौर। ये हो गया गुजैर चिमाजा, यानी गुजरात, यानी ये ऊपर का उत्तरी भारत को, पूरा उत्तरी भारत को विजित करने का प्रयास किया था, और सफल प्रयास किया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने दाग और हुलिया प्रणाली चलाया था, स्थायी सेना चलाया था, और अपने पिता स्वरूप यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा था। बड़ा रोमांचक और मजेदार हिस्ट्री है, इसका कहानी भी है, पिक्चर भी आ चुका है, तो इसको मैं कहानी जब बताऊंगा तो और मजेदार आएगा, क्योंकि इतिहास सिर्फ परिकल्पना नहीं है, इतिहास हकीकत का नाम है। DTH PD मतलब देवगिरी तेलंगाना, होयसल पी से पांडे और डी से फिर से देवगिरी, देवगिरी पे दोबारा आक्रमण करता है। मतलब ये गुजैर चिमाजा और DTH PD पर आक्रमण करता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ना केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत को रौंद कर रखता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अब आपके दिमाग में होगा दाग और हुलिया जो मैंने अभी बताया, तो दाग और हुलिया क्या था। देखो दाग मतलब क्या कि ये इतने कैपेसिटी में थे, अपने इतना इरादा बुलंद थे, इसके अंदर जुनून था, उत्साह था, उमंग था और सच्ची निष्ठा से काम कर रहे थे, जिसकी वजह से इसके पास सैनिकों की संख्या अपार थी। और उस सैनिकों में ये चाहते थे कि बेहतर कुशल अच्छे श्रमिक हो। सपोज करो आपको कंप्यूटर चलाने दिया गया और आप खेती करते हो घर में, ठीक है, खेती करने वाले, कृषि हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर आप कृषि करते हो, अगर आप खेती करते हो, अगर आपको कंप्यूटर चलाने के लिए दे दिया जाए और बोले कंप्यूटर चलाओ, तो 2 ही दिन में कुल्हाड़ी से मार के उसको तोड़ दोगे कि नहीं, बिल्कुल तोड़ दोगे। अगर आपको बोला जाए कि आप कंप्यूटर के महाशय हैं, आप कंप्यूटर को जानकारी है, आपको टैली चलाते हो, आप बहुत सारी चीज चलाते हो, आप कंप्यूटर के चीज जो चलाने वाले हैं वो इंजीनियर को, उस लोगों को खेती में काम करने दिया जाए तो क्या खेती कर पाएंगे। मतलब स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है कि जितने भी सेना होते हैं उस सेना में किसी प्रकार का मिलावट ना हो, किसी प्रकार की अशुद्धिकरण ना हो, किसी प्रकार का घपलाबाजी ना हो, उसके लिए इन्होंने दाग और हुलिया चलाया था। दाग मतलब घोड़े को ठप्पा लगाता था, घोड़े को स्टंप लगाता था, घोड़े को दाग देता था कि ये मेरे कैटेगरी का, मतलब मेरे जगह का घोड़ा है, ताकि मेरे को पता चल पाए कि यस ये मेरा घोड़ा है। देखते हो कुत्ता के ये गले में रिबन बांधा जाता है, अगर मिल गया पता चलता है अरे ये भाई ये है, वो मालिक समझ जाता है कि कौन सा कुत्ता किसका है ना। तो इसको बोलते हैं दाग। और हुलिया मतलब जो चलाने वाले थे उसका हुलिया, जैसे होता है ना हुलिया कैसे बड़ा बड़ा बाल है भाई, है ना, तो जॉन इब्राहिम टाइप का बड़ा बड़ा बाल लेकर आ गया, ठीक है। इसके बाद देखता है कि भाई कौन है, तो देखता है कि राहुल देव टाइप का थोड़ा बॉडी सॉडी है, तो इस टाइप का देखता है, तो मतलब हुलिया है वो, उसका ढंग है कि किस प्रकार का होगा। सपोज कर लो श्री कृष्ण ये बांसुरी लेके खड़ा हो गया, तो क्या बोलोगे, श्री कृष्ण भगवान बोलोगे। बिना वादन करते हुए दिखा दिया तो फिर सरस्वती माता की जय हो, है ना। तो इस प्रकार ये हुलिया है, उस हुलिया के द्वारा पता चल जाता था कि कौन सी सेना किस घोड़े के साथ जुड़ा हुआ है। तो दाग और हुलिया का प्रथा चलाया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और पूरे भारत, ना उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत को भी रौंदने का काम किया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और आपको बता दूं कि गुजरात अभियान के दौरान, चूंकि इसके भी सेनापति थे, बहुत योग्य और कुशल सेनापति हुआ करते थे, गुजरात में ही, गुजरात अभियान के द्वारा ही एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सेनापति नुसरत खान। इतिहास जगत में काफी प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखना मैंने क्या बोला, नुसरत खान। तो गुजरात अभियान जब हुआ था तो जो सेनापति थे नुसरत खान, दिमाग में रखना, वहां से वो 1000 दिनार में एक व्यक्ति को खरीदे थे जिसका नाम था मलिक काफूर। पिक्चर देख लेना आप लोग दोस्तों, मलिक काफूर जो ट्रांसजेंडर थे, है ना, हिजड़ा थे, छक्का बोलते हैं नॉर्मल में, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ट्रांसजेंडर है ना,
सम्मान के साथ उसका नाम लिया जाना चाहिए। तो ये जो मलिक काफूर थे, इस मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदे थे, इसलिए इसका नाम पड़ा था 1000 दिनारी। और ये मलिक काफूर फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से काफी स्ट्रांग थे। और ये जब लेकर आए अलाउद्दीन खिलजी के समय के पास, और ये अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर ही पूरे भारत को, खासकर दक्षिण भारत को, पूरे दक्षिण भारत को रौंद डाला था कौन? मलिक काफूर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और भी कुछ बताना है, बट मेरे पास समय कम है और इसी समय का सदुपयोग करते हुए मुझे क्वेश्चन पे भी आगे बढ़ना है, तो मैं आगे क्वेश्चन की तरफ रुक करता हूं। ये क्वेश्चन छोड़कर अब आगे बढ़ता हूं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और अगर समझ में आ रही हो बच्चों, तो आप लोगों का एनर्जी ही मेरा एनर्जी है। बस आप लोग क्या करना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, ताकि मुझे लगे कि आप लोग को पसंद आ रही है वीडियो, मैं इस पर और ज्यादा वर्क कर पाऊं। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। मात्र 5वां क्वेश्चन चल रहा है अभी, और इतने सारे समय आपके चल जा चुके हैं। ये मत समझना कि 5 ही क्वेश्चन सर इतना जल्दी, इतने अच्छा तो सेट मार लेते, 500 क्वेश्चन बना लेते। 500 क्वेश्चन बनाओगे, भूल जाओगे, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे और हमेशा जिंदगी में याद रहेगा, सदा सर्वदा आपके पास रहेगा। अब मैं चलता हूं 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट मतलब जहां पर इंफॉर्मेशन, जैसे देखो हमारा ये व्हाइट बोर्ड सूचना पट के रूप में काम करता है ना, तो इस प्रकार का सूचना पट जिसमें सूचना लिखा गया हो, सूचना बताता हो, सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है। पहला ऑप्शन है गुजरात का लोथल। आप लोग जान रहे होंगे लोथल जो भगवान नदी के किनारे है, लोथल जो बंदरगाह भी था, है ना, तो लोथल जो रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था, ठीक है, लोथल आंसर में है, लेकिन ऑप्शन में है, आंसर नहीं है ये। दूसरा है मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान के लड़काना जिला में है मोहनजोदड़ो, इसके बारे में अभी और भी बताऊंगा, ये भी ऑप्शन में है, आंसर नहीं होगा। धौलावीरा जो गुजरात के ही एक जगह पर है, धौलावीरा, जिसके खोज करता थे रविंद्र सिंह जी, है ना, रविंद्र सिंह आप बोल दो, विस्ट, और नन ऑफ दीज है चौथा ऑप्शन। तो इसमें आंसर है किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है, तो आंसर होगा धौलावीरा, गुजरात के धौलावीरा, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। अब मैं लेकर चलता हूं आप लोगों को इस चैप्टर की ओर, जिसका नाम होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन कल्चर और ब्रॉन्ज एज, मतलब इसे हम लोग हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। मैं आज लिखने का काम कम और समझाने का काम ज्यादा करूंगा, भोकल, है ना। तो आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको एक पिक्चर के माध्यम से आप लोग देखो। ये जो उत्तर है, नॉर्थ है, ये ईस्ट का वेस्ट का पार्ट्स है, तो ये नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट्स है, यानी पश्चिमोत्तर का जो भाग है, इससे पश्चिमोत्तर कहते हैं, ठीक है ना। तो पश्चिमोत्तर का जो भाग है, यहां से बहुत आक्रमणकारियों का आक्रमण होते रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो आपको बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था भाई, तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय, टाउन सिविलाइजेशन था। और इसमें कच्चे ईंटों, पक्के ईंटों का निर्माण होता था, रोड जो है समकोण पे कटे होते थे, बड़े बड़े नालियां की व्यवस्था थी, और सड़कों का खासा ख्याल रखा जाता था, साफ सफाई का ख्याल रखा जाता था, स्वच्छता का ख्याल रखा जाता था, है ना, सबके साथ सबका विकास का ख्याल रखा जाता था, ठीक है। उसमें भी था, बस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुसार जैसा नहीं था, बस कुछ अलग था, बट बहुत ही डेवलप था। वर्तमान समय के लंदन और पेरिस से इसकी तुलना की जाती है ना। और कार्बन रेडियो पद्धति, यानी आप बोल सकते हो C14 विधि के द्वारा इसके आयु का निर्धारण का पता चला, और सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल को खोजा 1921 में। याद रखना 1921 में दयाराम साहनी, माधव स्वरूप बस ये लोग थे। तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक पूरा स्थल की खोज हुई, इसका नाम इसलिए पड़ गया हड़प्पा सभ्यता, यानी सिंधु नदी के किनारे उपस्थित होने के कारण, सिंधु नदी के किनारे उपस्थित होने के कारण। सिंधु का और भी सहायक नदी है, जैसे सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, सरस्वती है, सात नदियों के किनारे होने के कारण इसलिए इसे सप्त संधव प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्त संधव प्रदेश। फिर से मैं बोल दूं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती, ऐसे याद रखना है दोस्तों। ये 7 नदियों के किनारे होने के कारण इसे सप्त संधव प्रदेश कहा जाता है। तो ये सप्त संधव प्रदेश जो था, ये पूरे इस इलाके में, मतलब आप बोल सकते हो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता जिसे सप्त संधव प्रदेश से क्रॉस करता था। बहुत सारे दर्रा हुआ करते थे, जिसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और विश्व की जितनी भी प्राचीनतम सभ्यताएं वो किसी न किसी नदियों के किनारे ही हुआ। मैं उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा, अभी चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं। हड़प्पा इसलिए कहे क्योंकि 1921 में खोज हुई, किसकी? दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज हुई, इसलिए इसका नाम हड़प्पा कल्चर पड़ गया। और कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि कॉपर हमें राजस्थान के खेतरी के खान से, और टीन हमें मिलते थे अफगानिस्तान से। तो कॉपर और टीन को मिला देने पर बनता है दोस्तों क्या? कांसा। साइंस में पढ़ोगे, कॉपर प्लस जेडन मिलाएंगे तो पीतल बनता है,
लेकिन मैंने क्या बोला, तांबा और टीन को मिलाएंगे तो कांसा बनेगा। और तांबा हमें मिल रहा था राजस्थान के खेतरी के खान से, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना, पूछेगा। राजस्थान के खेतरी के खान से हमें तांबा मिला और अफगानिस्तान से हम लोगों ने एसन यानी टीन लेकर आया और बना दिया कांस्य युग। मतलब उस समय की सभ्यता, उस समय की इतनी पुरानी सभ्यता, 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास की सभ्यता, 2200 से लेकर 1700 तक की ईस्वी पूर्व की सभ्यता, मतलब बहुत सारे राइटर ने अलग अलग तथ्यों को लिखा है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है और यह भाव चित्रात्मक लिपि है जिसको पिक्टोग्राफी के नाम से जानते हैं, यानी भाव के द्वारा ही अभिव्यक्त किया जाता है। इस लिपि की पहचान पूर्ण रूप से नहीं होने के कारण इसके बारे में अभी भी अभाव है इस बात की जानकारी का कि यहां पर क्या हुआ होगा। लेकिन एक अनुमान के तह पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं कि जो यहां पर हम लोगों ने चर्चा कर रखी है, यानी यहां पर एकमात्र विकल्प आपको देखने को मिलते हैं कि वो जो साक्ष्य था वो पुरातात्विक साक्ष्य था, क्योंकि साहित्यिक साक्ष्य मिले तो हैं लेकिन साहित्यिक साक्ष्य अभी तक पढ़ने में लोग कामयाबी हासिल नहीं की है। तो लिपि कैसा था? भाव चंद्रमा 12,600 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ सभ्यता था। सप्त संदर्भ सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती नदियों का संगम था। ये 1921 में दरम में सानी के द्वारा खोजा गया, इसलिए हड़प्पा नाम पड़ा, हड़प्पा सभ्यता। और कांस्य युगीन इसलिए क्योंकि तांबा और टीन के द्वारा मिलकर बनता था। अब देखो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं मोहनजोदड़ो से। बहुत लोगों को लगता है कि सर ईस्वी याद नहीं होता, ये याद नहीं होता, वो मोहनजोदड़ो का कॉन्सेप्ट समझ लेना। एक बार में याद होगा, नहीं होगा तो फिर मुझे लिखना कॉमेंट बॉक्स में सर याद नहीं हुआ, बट सही लिखना। पिक्चर भी आया हुआ है अमिताभ बच्चन का मोहनजोदड़ो, ठीक है, अमिताभ बच्चन का मोहनजोदड़ो या ऋतिक रोशन का होगा, किसी का भी होगा, देख लेना आप लोग। तो मोहनजोदड़ो, अब देखो मैं इसको एक, यहां आ रहा होगा पिक्चर, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो अब देखो मैं एक कहानी के द्वारा इसको बताता हूं। मान लो मोहन नाम का कोई व्यक्ति था, सपोज करो मोहन नाम का व्यक्ति था, ठीक है। और ये मोहन नाम, थोड़ा बालू लगा लो यार, थोड़ा स्मार्ट दिखना चाहिए ना। मोहन नाम का व्यक्ति था, थोड़ा स्मार्ट दिखना चाहिए भाई, नहीं तो फिर गुस्सा आ जाएगा। ये मोहन नाम का एकदम हैंडसम, एकदम बालक था, मस्त था, आदमी था। अब आदमी था, ये मोहन नाम का व्यक्ति था और इस मोहन नाम की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मोहन नाम की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु के उपरांत अब क्या होगा कि अब इसे क्या करेंगे हम लोग, जो भी धर्म के अनुसार राम नाम सत्य वगैरह वगैरह करते हुए जो लेकर जाते हैं, तो एक बांस के जैसा ये बना हुआ रहता है, सीढ़ी के जैसा, और दो आदमी पीछे और दो आदमी आगे, इसे पूरा लिपटा के यहाँ लाश को रखते हैं और ढक देते हैं। तो दो आदमी आगे और दो आदमी पीछे, याद रखना, ठीक है, दो आदमी आगे और दो आदमी पीछे, ठीक है। अब ये जो लाश है, अब इसको दो चार आदमी मिलके, दो आदमी पीछे और दो आदमी पीछे लेकर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जब आप आगे बढ़ रहे हो, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? उसके बाद की प्रक्रिया होती है कि जो लाश है, उस लाश को या तो आप जलाते हो या फिर दफनाते हो। अगर दफना दिए तो समझ करो ये टीला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टीला। मरे हुए का कि जिंदा का? तो मरे का, तो मृतकों का टीला। किसका? मृतकों का टीला, है ना। अगर मान लो क्रिश्चियन हो तो यहां पर ए प्लस कर लगा दो, है ना। और जिंदा को जलाओगे तो भाई भूत आएगा, याद रखना, रात में पकड़ेगा, इधर उधर से खिड़की निकालेगा, फिर समझ लेना क्या होगा। तो टीला हो गया, ठीक है। फलनवा ढिसलवा वगैरह वगैरह कुछ लगा दो, है ना। बुरा मत माना, कोई भी धार्मिक चीजों को लेकर मैं उसका उपहास करना नहीं चाहता हूं, बस आप लोगों को एक छोटा सा टेक्निक बता रहा हूं जिसके वजह से आप आसानी से याद कर लो। अगर ये मान लो जलाना हो तो जलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जलाने के लिए हम लोग इसको जला देंगे। तो जलाने के बाद क्या बचेगा बच्चों? राख। तो राख से क्या बनेगा? राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, ठीक है। अब इस राख को क्या करूंगा मैं? इस राख को, जैसे आप लोग सिंपल समझो ना, कोई आदमी मरता है तो क्या करता है भाई? तो मरा, ये लेकर गया, राम नाम सत्य करते हुए लेकर गया, जो भी है। अब यहां पर आया तो ये टीला बन गया। टीला बनने के बाद नहीं तो जलाया, तो जलाने के बाद जो ये अस्थि कलश होगा, उस अस्थि कलश में लेकर जाएगा कि नहीं? तो ये अस्थि कलश में लेकर जाएगा सारे को विसर्जन करने के लिए, कि शुद्ध नदी में इसको विसर्जित किया जाए, इसकी आत्मा को शांति मिले, ये आत्मा को शांति मिले, ठीक है। अब ये जब चला जाएगा तो इसको किसी नदी में ले जाया जाएगा। तो नदी में, वो नदी क्या होगा? सिंधु नदी। और वो जगह क्या होगा, यानी प्रांत क्या होगा? तो याद रखना, सिंध प्रांत। और वो देश कौन होगा? तो वो देश है पाकिस्तान, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद क्या करते हो कि घड़ा वगैरह जो भी अस्थि कलश रहता है, उसको अस्थि कलश को देने के बाद वापस आते हो और खुद का पवित्र करते हो, खुद को शुद्ध स्नान करते हो, है ना, क्योंकि कहीं भूत पकड़ लिया तो डर के मारे क्या करते हो? खुद का स्नान करते हो, यानी वृहद स्नानागार, स्विमिंग पूल में जाके कूद जाओ, जम कर जाओ, है ना। तो वृहद स्नानागार, ठीक है, पानी से स्नान किए। स्नान करने के बाद क्या करते हो कि लोगों को बुलाते हो कि भाई फलनवा नाम का व्यक्ति था, चला गया, टपक गया, तो आओ भोज पार्टी कर लो। तो वृहद स्नानागार के बाद क्या है? अन्नागार। अन्नागार, जहां पर बहुत सारे फूड कलेक्शन होंगे, खाने पीने का, एकदम पूड़ी बुनिया चावल वगैरह वगैरह, पुलाव सब होगा, जो भी रहता है। तो ये अन्नागार हो गया, ठीक है। और ये अन्नागार कैसा है? वृहद अन्नागार, ठीक है। अब ये वृहद अन्नागार तो हो गया, लेकिन अब इसका जो बेटा था, दिख रहा है ना, अगर अब इसका बेटा था, इसका बेटा क्या होगा? टकला होगा कि नहीं? और रोएगा कि हंसेगा?
रोएगा भाई। और इसका बेटा टकला है, ठीक है, इसका बेटा क्या है, टकला है, ठीक है। अब इसका बेटा टकला है तो इसके दोस्त लोग लगाएंगे कि नहीं टकले पे, तो टकले को लगाएंगे तो टकले पर क्या करेंगे, सूती वस्त्र का ये पगड़ी पहन लेगा, सूती वस्त्र का पगड़ी पहन लेगा। अब देखो मैंने इतना सारा भूमिका बनाया और आपको लगेगा सर इतना भूमिका बनाने की आवश्यकता क्या। विश्वास मानो अगर इस भूमिका को 3-4 बार आप लोगों ने पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया तो मोहनजोदड़ो का किस्सा समाप्त। देखो पढ़ाई दो तरह का होता है, एक हार्ड वर्क होता है और एक स्मार्ट वर्क होता है। हार्ड वर्क सभी करते हैं, सभी करना चाहते हैं, स्मार्ट वर्क में पीछे रह जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो ताकि रिजल्ट आप लोगों के कदम चूमे। तो मैंने क्या बताया, मोहन नाम का व्यक्ति था और मोहन नाम का व्यक्ति, 2 आदमी आगे 2 आदमी पीछे, मतलब मोहनजोदड़ो। याद रखना मोहन नाम का व्यक्ति मतलब मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो। तो ये मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, 1922 में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, क्योंकि इसको टीला में बंद कर देते, मृतकों का टीला यानी मरे हुए का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था, राख, राख मतलब राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था, राख मतलब राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस प्रांत में है, तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो किस देश में है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान देश में है। अगर आपसे पूछ दिया जाए बच्चों कि बृहद स्नानागार कहां से मिला, तो बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला। बृहद स्नानागार कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से। अन्नागार कहां से मिला, बृहद अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से मिला। सूती वस्त्र कहां से मिला, तो सूती वस्त्र का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिला। मतलब एक मोहनजोदड़ो का कॉन्सेप्ट अगर हम लोगों ने ट्रैक ही पढ़ा तो सारे मतलब मोहनजोदड़ो का कितना का सारा क्वेश्चन बन रहा है आप देख सकते हो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया, राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस प्रांत में है, तो सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो किस देश में है, तो पाकिस्तान देश में है। बृहद स्नानागार कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो में है। बृहद अन्नागार कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो में है। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। ये सारी चीजों को अगर आप याद रखते हो तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें जो सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ाना है वो मैं टॉपिक ही लेकर आऊंगा, सिंधु घाटी सभ्यता उससे रिलेटेड मैं बताऊंगा। तो अभी का ये क्वेश्चन को मैं यही दफा दफा कर रहा हूं। इस तरह का हर एक प्रश्न को लगभग आप लोग रोजमर्रा की लाइफ में करो। विश्वास मानो एक भी प्रश्न अगर किसी भी एग्जाम में छूट जाए तो फिर आप कहना। तो दोस्तों मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है समझ में आई होगी। अब मैं 5 क्वेश्चन किया अभी तक। आप लोगों को लग रहा होगा सर थोड़ा जल्दी कीजिए, तो ऐसा मत सोचना। मैं बार बार बोल रहा हूं, बड़ा शानदार और जानदार क्लास होगा ये। बस मैं लाइव नहीं आ पाया आज, लेकिन लाइव क्लास लूंगा तो और जबरदस्त होगा, क्योंकि आपका क्रॉस होगा। आपके जो भी जहन में सवाल आ रहे हैं जो समझ नहीं पा रहे हो, मैं समझ पाऊंगा आपकी भावनाओं को, और आपकी भावनाओं का कद्र करते हुए मैं उस क्वेश्चन का समाधान करने का हर संभव प्रयास करूंगा। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है। अंतर्विष्ट है का मतलब उसके अंदर निहित है, ठीक है। तो कौन सा, तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, ठीक है, यही आंसर है आपका। ऋग्वेद में ही है गायत्री मंत्र का उल्लेख। दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अर्थवेद और चौथा है सामवेद। क्वेश्चन है निम्न में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र किसमें है, ऋग्वेद में। ये तो दिमाग में रखना, ये आईएएस का क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये भी आईएएस का क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि वेद मतलब ये चैप्टर किसका आ गया, वेद। वेद का मतलब टू नो, जानना। और वेद जो थे इसको 2 भागों में बांट सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि वेद को पढ़ने के लिए वैदिक काल पढ़ लो, वैदिक एज पढ़ लो, है ना। वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में बांट जाते हैं, एक होता है पूर्व वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। एक सी को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, है ना। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के काल को हम लोग बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, और 1000 टू 600 बीसी के काल को हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब इन दोनों के बीच कॉमन देख लो बच्चों, क्या है 1000, तो 1000 को खींच के ले आओ नीचे, खींच के ले आओ नीचे, खींच के लाओ नीचे 1000 बीसी, और 1000 बीसी में हुआ था लोहे की खोज। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि लोहे की खोज कब हुई थी, तो आप लोग आसानी से बोलोगे 1000 बीसी में। बीसी मतलब इससे मसीह के जन्म की पहली घटना, यानी बिफोर क्राइस्ट को ही 1000 बीसी में लोहे की खोज हुई। और आप याद रखो कि 1000 ईस्वी पूर्व के बाद सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक हर एक क्षेत्र में परिवर्तन होगा। ये सब मैं बताऊंगा, वैदिक काल वाले टॉपिक देख लेना मेरा वीडियो, उसमें जब आएगा। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन की ओर रूबरू करवाना चाहता हूं। वैदिक काल में एक बड़ा ही शानदार और जानदार चीज है, उसको समझना, जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। देखो वैदिक काल में बेसिकली क्या था ना, वर्ण आधारित प्रथा थी, वर्ण व्यवस्था था, वर्ण आश्रम व्यवस्था की ये थी, जिसमें पुरुष, आप लोग पढ़ोगे
ऋग्वेद के 10वें मंडल में, है ना, पुरुष सूक्त के बारे में चर्चा की गई, जिसमें 4 वर्णों का जिक्र किया गया और वो 4 वर्ण कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मैं उसके जिक्र करना चाहूंगा। देखो ये मैंने ब्रह्मा का फोटो बनाया, हंसना मत क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, मेरे को भी छोड़ेंगे नहीं, आपको भी छोड़ेंगे नहीं, इसलिए आप लोग हंसना मत, मजाक मत उड़ाना। तो एक कहानी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, मैं सुनाऊंगा कभी, बड़ा लाजवाब कहानी था। उसमें चाणक्य ने पूछा था, चाणक्य और इनका वार्तालाप था, तो उसमें पूछा गया था कि मैं वध क्यों करूं, मैं घनानंद को क्यों पराजित करूं। इस उपलक्ष्य में चाणक्य, जिसका अन्य नाम कौटिल्य, जिसका अन्य नाम विष्णुगुप्त था, जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी, जिसका संबंध राजनीति शास्त्र से, मौर्यकालीन राजनीति शास्त्र से है, तो वो चाणक्य ने कहा था वत्स, पात्र। याद रखो, साधन और साध्य 2 चीज होते हैं। साधन कुछ भी हो, साध्य पवित्र होना चाहिए। गोल मोटो एसएससी करना, रेलवे करना, सिविल सर्विसेज करना, दरोगा करना, पीटी करना, मेंस, ये हो गया आपका साध्य। साध्य हमेशा पवित्र होना चाहिए। साधन कुछ भी हो, मीडिएटर कुछ भी हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सअप हो, ये मीडियम हुआ, मीडियम कुछ भी हो, आपका जो साध्य है वो पवित्र होना चाहिए। तो हम लोगों को समझना है, चाहे वो कहीं से भी समझे, ठीक है, तो रिजल्ट लेने के लिए। तो सपोज करो ये ब्रह्मा जी हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, और कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई दोस्तों? ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। और ये ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण काम क्या करते? देखो मैंने क्या बोला, मुख से उत्पत्ति हुई, है ना, यानी मुख से उत्पत्ति हुई ब्राह्मणों की। और ये ब्राह्मण मुख से क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं, देखो मैं बोल रहा हूं पूजा पाठ, ओम ब्रीम राम स्वाहा, तो पूजा पाठ करते हैं। तो जो पूजा पाठ करते हैं तो कौन कर रहे हैं? ब्राह्मण कर रहे हैं, मुख से कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों का काम था शिक्षा दीक्षा देना, पूजा पाठ करना, यज्ञ क्रिया में संलग्न होना। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, समझना, क्योंकि मैं क्लास में फिर से बताऊंगा। इसके बाद देखो ये भुजा है, भुजा मतलब बाजू, है ना, 2.5 किलो का हाथ, है ना। तो ये भुजा से क्या हुआ कि यहां पर क्षत्रिय का निर्माण हुआ। क्षत्रिय यानी इसका काम था युद्ध करना, युद्ध भूमि में संलग्न होना, है ना, योद्धा हुए करते थे कौन? क्षत्रिय। अब ये जो जांघा है, जांघा से किसका निर्माण हुआ दोस्तों? वैश्य का। जैसे सपोज करो मेरा जांघा है, जांघा से क्या करते हैं हम लोग? आते जाते हैं, चलते फिरते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, यानी आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। तो वैश्य का काम क्या था? आयात निर्यात करना, यानी व्यापार वाणिज्य, है ना, साइंस, कॉमर्स एंड ट्रेड। और ये जो सबसे निचला भाग देखते हो, पैर का सबसे निचला भाग, जिसको तालू बोलते हैं, और तालू से निर्माण हुआ था शूद्रों का। सबसे नीचे के लोग कौन थे? शूद्र थे। पिक्चर वगैरह में देखते होगे, तुम्हारे जैसे तो मेरे चप्पल या जूते के धूल के बराबर होते हैं या नीचे रहते हैं, ऐसा डायलॉग सुना होगा आप लोगों ने। तो सबसे नीचा वर्ग कौन था? शूद्र था। और शूद्र सभी का क्या करता था? सेवा करता था। यानी पहला स्थान ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र का था, ठीक है। तो ये जो था वर्णाश्रम व्यवस्था था, यानी यहां पर वर्ण व्यवस्था था, और 4 वर्ण थे, और वो 4 वर्ण था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारा चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। ये कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्ड करना, और बहुत सारी चीज इसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज देकर पढ़ना पड़ेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं आगे और लेकर चलता हूं। देखो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फैक्ट के लिए सारा चीज रहेगा, उपस्थित रहेगा, दोनों चीज आएगा आपके पास। देखो सपोज करो मैंने ये ले लिया, विथ फिगर में बता रहा हूं, मेरा क्लास पूरा फिगर पे ही बेस होगा। ये सपोज करो मैंने ले लिया गंगा नदी, और आप लोग जानते हो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। खैर ये सब ज्योग्राफी में चलेगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों का क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। ये पश्चिमोत्तर दिशा में आर्यों का आगमन हुआ। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च, मतलब उच्च वर्ग के जो लोग होते थे, श्रेष्ठ थे, है ना। तो आर्यों का आगमन पश्चिमोत्तर दिशा से हुआ, और ये गंगा नदी करते हुए, ये गंगा नदी के साथ में, मतलब ये जो गंगा नदी देख रहा है इसके साथ में ये लोग आगे बढ़ना शुरू किए। और यहां पर था आपका नर्मदा, और ये था आपका ताप्ती नदी, नर्मदा ताप्ती। और यहां पर ऊपर में आपको दिखेगा विंध्याचल का पर्वत श्रेणी, विंध्याचल, और यहां दिखेगा सतपुड़ा। देखो दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन लेकर मत बैठ जाना कि सर क्वेश्चन है कुछ और, आप पढ़ा रहे हैं कुछ और। मेरा ये पढ़ाने का पर्पस है कि जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं ना भाई कि हिस्ट्री से ही पूछेगा। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, करंट है, बिहार है तो बिहार है, झारखंड है तो झारखंड है, और भी कुछ पूछता है। इसके अलावा जो मैथ वाले पार्टी है, मैथ अलग, रीजनिंग अलग, इंग्लिश अलग, तो कितने सारे सिलेबस हैं आपके पास। तो पढ़ाई ऐसा होना चाहिए निचोड़ कर कि उससे रिलेटेड जितना भी चीज आए वो याद कर लो। क्रांति पूछा तो हरित क्रांति पढ़ के भाई याद है, हाँ हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, हरित क्रांति याद करो, श्वेत क्रांति याद करो, गोल क्रांति याद करो, लाल क्रांति याद करो, भूरी क्रांति याद करो, पीली क्रांति याद करो, ट्यूनेशिया रिवोल्यूशन याद करो, अम्ब्रेला रिवोल्यूशन याद करो, ये सारी चीजों को याद रखो।
ताकि क्वेश्चन छूटे नहीं। तो इस दिशा से आगमन हुआ वैदिक आर्यों का, और चूंकि यहां पर पथरीला क्षेत्र होने के कारण यहां पर कटाव संभव नहीं था, क्योंकि प्रारंभिक समय में लोहे की खोज नहीं हुई थी। अभी मैंने बताया था यहां पर 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे की खोज हुई थी, और 1000 की पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि 1500 से 600 ईस्वी पूर्व का जो काल था, यह पूरा वैदिक काल था। तो ये जो काल था, इस समय से आना प्रारंभ हुआ, लेकिन जैसे ही लोहे की खोज हुई, विंध्याचल जैसे पर्वत को काटना भी आसान था, और इसका मूवमेंट हर एक दिशा में होना प्रारंभ होता है। लेकिन यहां पर एक नए विचारधारा का उदय होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विचारधारा का याद रखना दिमाग में, ये दोनों, अब एक म्यान में दो तलवार रह सकता है क्या? नहीं ना। अब ये क्या था, अलग सोच रखने वाले, प्रवृत्ति वाले थे, और ये अलग सोच रखने, ये कर्मकांड पर आधारित था, यज्ञ को मानता था, पूजा पाठ करता था, अंधविश्वास को मानता था, जिससे डरता था उसकी पूजा। पंखा अगर आपको हवा दे रहा है, एसी अगर आपको हवा दे रहा है तो एसी बाबा की जय हो, पंखा बाबा की जय हो, बल्ब दे रहा है आपको लाइट तो बल्ब बाबा की जय हो। मतलब जिससे डरा उससे पूजा, या जिससे खुश हुआ उससे पूजा करता था। अंधविश्वासी प्रवृत्ति का लोग था। लेकिन साइंटिफिक रूप से जो आया रिलीजन, वो था आपका बौद्ध और जैन, जो एक खास प्रवृत्ति से संबंधित था, लोगों का आकृष्ट भी किया। ये तो जैन और बौद्ध भी पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन में, सोशल रिलीजियस मूवमेंट में हम लोग पढ़ना है। तो ये था आपका वैदिक काल की घटनाएं, और ये वैदिक काल में बहुत सारी चीजों को हम लोग को पढ़ना है। फिलहाल मैं अपना गंतव्य को यहीं रोकता हूं, और आगे वक्तव्य को बढ़ाए रखने के लिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करता हूं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। फिर मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मेरा पहला सेशन है इस क्यूज सेक्शन का। अगर आप लोगों को बढ़िया लग रहा हो तो आप लोग उस पर कमेंट करना, बहुत ज्यादा कमेंट करना, बताना मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं, क्योंकि फिर मैं इस सेक्शन को वरना रोक दूंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये नहीं कि अविनाश सर जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे होंगे, अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं इससे फायदा नहीं होने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं उसको आप लोग क्लियरफाई कर पाऊं कि क्या सही है क्या गलत है, और इससे आपका रिजल्ट निश्चित रूप से है। याद रखना, कुछ भी पढ़ लो, कितना भी रख लो, जब तक आप युद्ध भूमि में युद्ध का प्रैक्टिस नहीं करते हो, देखते हो आप हमेशा सेना अभियान होता है कि नहीं, वरुण अभ्यास, तो ये अभ्यास युद्ध अभ्यास होता है। क्यों अभ्यास होता है? आपने कला शैली को सीख लिया है, आत्मसात कर लिया है, लेकिन जब तक उसको करोगे नहीं, परिणाम आपको दिखेगा नहीं। तो ये पढ़ाई करे ना करे, जो भी आपने किया है, ये है आपका रिजल्ट। इसी से पता चलेगा कि आपकी पावर, आपकी स्टेमिना कितनी है। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। भारतीय 7वां नंबर प्रश्न है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेना। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? भारतीय मानक समय बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो, भारत के बारे में मैं बता दे रहा हूं। सपोज करो मैंने ये पोलियो ओरिएंटेड भारत बनाया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भारत बनाया। अब देखोगे कि इसका जो अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन में मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? मैं आंसर क्लियर कर दे रहा हूं। पहला है नई दिल्ली, होगा नहीं। दूसरा है कोलकाता, होगा नहीं। तीसरा है चेन्नई, आंसर नहीं है। चौथा आंसर इलाहाबाद। तो इलाहाबाद क्यों होगा, उस पर भी चर्चा हम लोगों को करनी है। देखो, अब सबसे पहले ये समझ लो कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। जो पूर्व से पश्चिम खींचे गए काल्पनिक रेखा है, उसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश। और जो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मैच करते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, उसको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है, ठीक है। तो मैं जो भारत की परिकल्पना कर रहा हूं, मैं जो भारत के बारे में बता रहा हूं, अगर इसको विश्व के स्तर पर देख लिया जाए तो ये हो गया आपका इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश, इक्वेटर हो गया। इसके ऊपर आप जाओगे तो 1/2 एंड 23 डिग्री नॉर्थ जो आएगा, 3.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो ये दक्षिण में आपका 23.5 डिग्री साउथ में, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, जिसको मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर। इसको क्या बोलते हैं? कर्क। फिर यहां पर है 66.5 डिग्री में, जिसको हम लोग आर्कटिक सर्किल कहते हैं, और 90 डिग्री नॉर्थ पोल को हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दक्षिण में आओगे तो 66.5 डिग्री साउथ में जो है आपको आर्कटिक सर्किल दिखेगा, अंटार्कटिक सर्किल दिखेगा, और ये आर्कटिक सर्किल दिखेगा। और 90 डिग्री साउथ में आ जाओगे तो इसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। छोटी छोटी मगर मोटी बातें अच्छे से याद रखना दोस्तों। तो मैं चल रहा हूं अक्षांश रेखा के बारे में, मतलब क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये लगभग 8 डिग्री 4 मिनट का फासला है, आप 8 रख लो। और ऊपर जो जम्मू कश्मीर का जो पार्ट्स होगा, इस जम्मू कश्मीर का जो पार्ट्स होगा 37 डिग्री 6 के आसपास है ना, ये आप ले लो 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास। मिनट नहीं भी लोगे तो अप्रोक्सीमेट लेकर आप लोग चल सकते हो। और
देखो क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं, ठीक है। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? आंसर है इलाहाबाद। अब ये आंसर रटना नहीं है बच्चों, इसको समझना है क्या है, अच्छे समझना। और मैं बता रहा हूं ना, आज अगर पढ़ लोगे ना अच्छे से, एक एक क्वेश्चन आप खुद को बताने, दूसरे को बताने लायक बन जाओगे। ये मैंने बताया क्या, अभी मैंने यहां पर डील किया था कि जो पूरब से पश्चिम खींचा गया है ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है बच्चों, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जो भी लाइन पूरब से पश्चिम खींची गई है उस लाइन को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। जो पूरब से पश्चिम काल्पनिक रेखा है उसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड, जो एक दूसरे से समांतर रेखा में खींची गई है। और जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से टच करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ये लाइन आप लोग देख रहे हो तो बोलो पहला वाला के दूसरा वाला, बोलो पहला के दूसरा, पहला। क्योंकि लाइव नहीं है नहीं तो वरना आप लोग बताते आंसर कमेंट करते, मैं देखता कि कौन सही कौन गलत बोल रहा है। तो ये आप ऐसा लाइन दिख रहा है, मतलब ये पहला, और ये पहला होने के कारण ये क्या लैटिट्यूड, ये क्या लैटिट्यूड है, ये क्या लॉन्गिट्यूड है, ये क्या लॉन्गिट्यूड है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ में आया। अब पूरे विश्व में देखो तो ये लैटिट्यूड जो आपको दिख रहा है, ये जो भारत का लैटिट्यूड दिख रहा है, ये है आपका ये 8 डिग्री 4 मिनट है ना, ये 8 डिग्री 4 मिनट, मैं 8 डिग्री लिख रहा हूं समझने के लिए। और ये भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा जो दिख रहा है यहां पर, ये 37 डिग्री है, यानी ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड पर भारत स्थित है। तो पूछेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना। अब पूछ देगा क्या कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना, चूंकि आप भारत के इस पार्ट को छोड़ दिया आपने, जो अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार लोगे तो इसका जो है ये है लगभग 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास, ठीक है। तो यहां पर देखो ये मुख्य भूमि है और ये भी भूमि है, लेकिन अगर मुख्य भूमि पूछेगा नॉर्मल पूछेगा तो ऑप्शन के अनुसार भी आंसर मार सकते हो। 6 डिग्री 4 अगर अंडमान निकोबार को लेगा तो, नहीं लेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है। क्योंकि ये भारत के इक्वेटर के ऊपर में, सब उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, यानी नॉर्दर्न लैटिट्यूड हो गया, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, दोनों उत्तरी अक्षांश। बहुत लोगों को लगता है भाई 8 डिग्री 4 दक्षिण से 37 डिग्री 6 उत्तर, गलत। ये इक्वेटर के संदर्भ में है, ये दोनों उत्तर में है। देखो यहां से ये उत्तर, यहां से ये उत्तर, तो दोनों उत्तर में है, इसलिए इसको बोलेंगे 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। अगर पूछा जाए कि दक्षिणी देशांतरीय विस्तार क्या है, तो आप देखो देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। मतलब आप इस फिगर में देखो पूरे मैप में, तो मैंने बताया था ये हो गया ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन, यानी ये 68 डिग्री और 97 डिग्री। भारत का पश्चिमी छोर गुजरात से लेकर भारत का पूर्वी छोर जो है अरुणाचल प्रदेश तक का जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 जो है वो पूर्वी देशांतर है। अब आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ से ये जीएसटी है, इसके सब इधर भी पूर्व और इधर भी पूर्व, ये उत्तर था, तो उत्तरी गोलार्ध था, और ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध है। मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है भारत। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रही होगी ये सारा चीज। अब मैं चलता हूं इसमें, ये कर्क रेखा, ये कर्क रेखा देखो भारत को कितने राज्यों से गुजरती है, तो बहुत चर्चित है ये, आप याद रख सकते हो। मित्र पर गमछा झार, पहले भी पढ़े होगे, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो नए बच्चे होंगे उनको याद होगा, लेकिन याद रखना कोड ट्रिक का इस्तेमाल बहुत कम करें, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें। मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, बिहार का छोटा भाई झारखंड, ठीक है, याद रखोगे। नवंबर 2000 में इसका वर्गीकरण हुआ था, मैं पहले ही बता चुका हूं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, और यहां से ये 8 राज्यों से क्रॉस करता है, बीचों बीच कर्क रेखा, ठीक है। ये कर्क रेखा के संदर्भ में था जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं मेन क्वेश्चन पे, IST। देखो मैंने इसलिए इतना बताया कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब IST जो है वो एक देशांतर रेखा है, देशांतर मतलब नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मैच करता होगा, और ये आप जो देख पा रहे हो ऑलमोस्ट, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मैप में देखना आप लोग, मैप से भी समझा दूंगा मैं जब पढ़ाऊंगा क्लास में। तो अब वीडियो मेरा देखते रहना, जितना भी वीडियो मैंने दिया है आप देखते रहना, विश्वास मानो एक बार सिलसिलेवार ढंग से आप देख लिए ना बच्चों, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और मैं कॉन्सेप्ट इसी तरह प्रश्न में लेकर आऊंगा, तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट जब दोनों मिल जाएगा ना, विश्वास मानो आपका रिजल्ट कभी भी नहीं रुकने का है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको IST कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, जो इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर से होकर क्रॉस करती है, और भारत के 5 राज्यों से क्रॉस करती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नीचे हो गया आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से क्रॉस करता है IST, और भारत का पूरा समय का निर्धारण होता है IST से ही, जो आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी, यानी ईस्ट लॉन्गिट्यूड में पड़ेगा, 182 डिग्री, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में IST है, जो इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर से क्रॉस करती है। तो क्वेश्चन यही था दोस्तों कि
भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा पानी पी लूं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये सारा चीज समझ में आई होगी। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, रुक करता हूं। लगता है आप लोगों का ज्यादा हो जा रहा है, ये थोड़ा स्पीड, ये थोड़ा कम करना होगा ना, बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। आज के कमेंट बॉक्स पे ही आपके जितने भी मैसेज होंगे, आपके जितने भी लाइक होंगे, पता चलेगा कि हाँ आप लोग किस तरह का चाहते हो। तो इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि ये फर्स्ट चल रहा है टेस्ट। अगर आपको लगे कहीं भी कि नहीं इस तरह का चीज होना चाहिए तो आप जरूर बताना, ताकि मैं प्रयास करूंगा कि उस दिशा की ओर, अगर वो आपके हित में हो, सभी स्टूडेंट के हित में हो तो। अब देखो, ये मैं कम ही क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आऊंगा और उसमें हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा कि किस प्रकार से, किस चैप्टर से पढ़ना है। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करता हूं। 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न है, जो ग्रुप में होंगे आपको बता दूं कि मेरा टेस्ट सीरीज का ग्रुप भी चल रहा है, जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे चल रहा है। व्हाट्सएप में अभी लगातार टेस्ट पे टेस्ट हुए जा रहा है, तो आप लोग अगर चाहते हो सुपर 50 में जुड़ना तो निश्चित रूप से मेरे बताए हुए 8873422235 में मैसेज व्हाट्सएप करना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन का, तो ये पीडीएफ भी आपको प्रदान कर दी जाएगी, और उस पीडीएफ को मिलाकर इस वीडियो के साथ मिलाकर मैच करके पढ़ोगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगी। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है 8 नंबर क्वेश्चन, किसके मिलन को नीलगिरी कहा जाता है? ये बीपीएससी में, सिविल सर्विसेज में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। किसके मिलन को नीलगिरी कहते हैं? पहला है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, आप लोग बताना, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पहला। दूसरा है पूर्वाद्री सहाद्री। तीसरा है बौद्ध दोनों। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किसके मिलन को नीलगिरी कहा जाता है? तो देखो बच्चों, ये मैंने पोलियो ओरिएंटेड भारत बनाया, और इस भारत में आप देख रहे हो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट किसे कहते हैं? तो जो पश्चिम की ओर है ना, इसे पश्चिमी घाट कहते हैं, और जो पूर्वी घाट पूर्वी की ओर है उसे पूर्वी घाट कहते हैं। ठीक है, याद रखना, मैंने ये फिगर बनाया है, यहां पर थोड़ा चौड़ा होता है, यहां पर थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है इसमें। ठीक है, पश्चिमी घाट को ही हम लोग सहाद्री कहते हैं, और पूर्वी घाट को ही हम लोग पूर्वाद्री कहते हैं, ना, पूर्वाद्री कहते हैं। तो सहाद्री और पूर्वाद्री, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? नीलगिरी। तो ऑप्शन में आपका दोनों दिया हुआ है, एक सहाद्री भी दिया हुआ है, पूर्वाद्री भी दिया हुआ है, पश्चिमी घाट भी है, पूर्वी घाट भी है। तो दोनों आंसर हो जाएगा, बहुत हर ट्रू। सहाद्री भी हो जाएगा, पूर्वाद्री भी हो जाएगा, पूर्वी घाट भी हो जाएगा, और पश्चिमी घाट भी हो जाएगा। ठीक है, और यही बताया था मैंने, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे चोटी है। और दक्षिण में एक और है अन्नामलाई की श्रेणी, और इस अन्नामलाई की श्रेणी पर सबसे बड़ी चोटी है अनाईमुड़ी। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो दोदा बेटा। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु को, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं, तो नीलगिरी। पूर्वाद्री और सहाद्री के मिलन बिंदु को क्या बोलते हैं, तो नीलगिरी। अगर इससे पूछा जाए तट से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, अगर पूछा जाए गुजरात, मान लो यहाँ गोवा है, ठीक है, तो गुजरात महाराष्ट्र वाला जो एरिया है इसको कौन सा तट कहते हैं, तो याद रखना कोंकण का तट। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, याद रखना विथ मैप। और यहाँ पर देखोगे आप, गोवा से लेकर मंगलौर, जो कर्नाटक में एक बंदरगाह है, पोर्ट है मंगलौर, बंगलौर नहीं बोल रहा हूं मैं, मंगलौर, मंगलुरु भी बोलते हैं। यहाँ के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं कन्नड़ का तट। क्या बोलते हैं? कन्नड़ का तट। और ये मंगलौर से लेकर पूरा कन्याकुमारी जो क्षेत्र देख रहा है तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण पार्ट्स में, इसे हम लोग बोलते हैं मालाबार का तट। क्या बोलते हैं? मालाबार का तट। ठीक है, तो मैंने 3 तट का नाम लिया, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। पूर्वी क्षेत्र में आओगे तो ये वाला जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र दिखता है, इसे बोलते हैं कोरोमंडल का तट। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, याद रखना, कोरोमंडल का तट। इसके ऊपर जाओगे, यहाँ पर गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है। ये बीच वाला आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र को यहाँ पर कहते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। इससे ऊपर उड़ीसा वाले क्षेत्र में जाओगे तो उड़ीसा वाले क्षेत्र को बोलते हैं उत्कल का तट, और बंगाल वाले क्षेत्र में जाओगे तो इसको बोलते हैं टोंगा का तट या टेंगा का तट। ठीक है, याद रखना, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सहाद्री, पूर्वाद्री, मिलन बिंदु, नीलगिरी, सबसे ऊंचा चोटी दोदा बेटा, और अन्नामलाई के सोड़ई श्रेणी की जो चोटी है उसका है अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। याद रखना, और ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, यहाँ के तट को बोले कोंकण, इसके बीच वाला कन्नड़, इधर वाला बोले मालाबार, इसके ऑपोजिट में कोरोमंडल, इसके ऊपर उत्तरी सरकार, उसके ऊपर उत्कल का तट यानी उड़ीसा वाला उत्कल, और यहां पर है टोंगा का तट, वेस्ट बंगाल। उम्मीद है दोस्तों समझ में आए होंगे। एक एक प्रश्न समझ के चलना है, और भी बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को। आपके कमेंट बॉक्स पे आप जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चल पाए, और समझ में आए तो लाइक जरूर करना, और इसमें बहुत सारे दोस्तों को शेयर करना। ये वीडियो और इस तरह के हर एक वीडियो आपके लाइफ को, जिंदगी को, आपके सपने को साकार करेगा, ये मेरा वादा है, दावा है, निश्चित रूप से। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, और मेरा अगला क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन है, समानता प्रायद्वीपीय नदियों में, पेनिसुलर जो होते हैं रिवर, उसके बारे में। समानता प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है? मतलब दक्षिण भारत की कौन सी ऐसी नदी है जिसमें हमेशा क्या भरा रहता है? जल प्रवाह रहता है, मतलब हमेशा जल उसमें रहता है विद्यमान। तो देखो ऑप्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज कावेरी,
जिसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, गोदावरी जिसको दक्षिणी गंगा कहते हैं। क्लियर। दूसरा है वैगई, जो तमिलनाडु के एक वर्षांत पहाड़ी से निकलती है, वैगई नदी जो दक्षिण भारत में, याद रखना, तमिलनाडु में। तीसरी है गंगा, सब पवित्र कर देंगे, गंगा नदी जान ही रहे हो, गंगा, डायरेक्शन को समझना मेरा, गंगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, तो गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, और उसके बाद गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, तो ये गंगा यमुना है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, छटनी विधि, याद रखना छटनी विधि, सामान्यतः प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह रहता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ क्या दिया बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, जिधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है और यहां पर इंडियन ओशियन है, तो ये तीन ओर से पानी से घिरे होने के कारण इसको पेनिसुलर इंडिया कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पेनिसुलर इंडिया, पेनिसुलर इंडिया कहते हैं। और इस प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पूछा और चार ऑप्शन आपको दिए गए, कावेरी दक्षिण भारत में, वैगई दक्षिण भारत में, गंगा उत्तरी भारत में, यमुना उत्तरी भारत में। तो गंगा यमुना को तो छटा दो, बचा दो कावेरी और वैगई नदी। अब इसमें आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है कावेरी नदी। कावेरी नदी क्यों होता है, तो देखो मैं इसका एक लॉजिक बताता हूं जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है। कावेरी नदी क्यों है, कोई बता सकते हैं क्या? ये लाइव रहता तो अच्छे से आप लोग बता देते, पता चलता दूध का दूध पानी का पानी। बट कावेरी नदी ऐसा क्या है कि कावेरी नदी में हमेशा वर्षा जल भरा रहता है। क्वेश्चन फिर से, सामान्यतः प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है? जो आपका कावेरी नदी में इसलिए वर्ष भर जल भरा रहता है क्योंकि जो उत्तरी जल ग्रहण क्षेत्र है, जल अधिग्रहण क्षेत्र है, वाटर कैचअप एरिया जो है, ये आपका कर्नाटक पड़ता है, और दक्षिणी जल अधिग्रहण क्षेत्र जो पड़ता है, वाटर कैचअप एरिया, ये आपका तमिलनाडु पड़ता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप लोग मानसून पढ़ोगे तो इस मानसून, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मानसून, दो भागों में मानसून बटा हुआ है, एक है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, और एक है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी उत्तर पूर्व मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून। जो दक्षिण पश्चिम मानसून से जाता है तो ये कर्नाटक राज्य में बारिश कराता है। कहां बारिश कराता है? कर्नाटक राज्य में बारिश कराता है ना। जब दक्षिण पश्चिम मानसून से जाता है तो कर्नाटक राज्य में बारिश कराता है, और उसके दूसरा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है, मतलब ये यहां से उठा, यहां बारिश कराया, यहां बारिश नहीं कराया, दिस इज कॉल्ड रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश। तो कर्नाटक में यहां पर वाटर कैचअप बना तो बारिश हो गया। लेकिन जब ये नॉर्थ ईस्ट वाला आता है, यानी उत्तर पूर्वी जब मानसून आती है तो तमिलनाडु में बारिश करती है जाड़े के मौसम में। आप लोग को पहले भी मैंने बताया, फिर बता रहा हूं, तो तमिलनाडु में वर्षा होती है लौटती मानसून से, जिसको नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जानते हैं। तो ये रिटर्निंग मानसून जब तमिलनाडु में बारिश होगी तो दोनों कैचअप एरिया क्या हो गया? फुल फुल फुल, कर्नाटक भी फुल और तमिलनाडु भी फुल, इसलिए कावेरी में क्या रहता है? पानी भरा रहता है। उम्मीद है समझ में आई होगी। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यूपी में निम्न में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक होगा? जलोढ़ मिट्टी, सही आंसर जलोढ़ ही होगा। काली मिट्टी, लेटेराइट और लाल रेड। तो जलोढ़ मिट्टी क्यों होती है? जब कोई भी नदी रहती है, नदी के प्रवाह में, मतलब जो नदी है तीन प्रकार से काम करती है। वर्क ऑफ रिवर पढ़ोगे तो तीन वर्क्स मिलेंगे इसके, है ना। एक होगा अपर्दन, जिसको इंग्लिश में इरेजन कहते हैं। दूसरा होता है आपका परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, या फिर आप बोल सकते हो कैरी करना। और तीसरा होता है निक्षेपण, जिसको हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। तो इरेजन जो करेगा मतलब काट काट कर ले जाएगा, कटिंग। परिवहन मतलब कैरिंग, मतलब उसको रोकेगा, पकड़ेगा, है ना, ढोकर ले जाएगा, है ना, ढोकर ले जाएगा, एक दूसरे ढो के ले जाएगा। निक्षेपण मतलब वहां पर क्या करेगा? जमा करेगा। ठीक है। तो ये नदियां जब चलती है, सपोज करो ये भारत की नदियां हैं, ये गंगा नदी है, जब अपने साथ चलती है तो अपर्दन भी करती है, परिवहन भी करती है, निक्षेपण भी करती है, और मलबा को काटते हुए, अवसाद को काटते हुए, सेडिमेंट करते हुए आगे बढ़ती है और बढ़ते हुए ढोकर ले जाती है। तो जब नदियों के अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण के द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसी मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। मतलब आप इसको बोलोगे एलुवियल सॉइल, आप इसे बोलोगे एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। अब आपको बता दें दो प्रकार का जलोढ़ मिट्टी होता है, एक होता है बांगड़ और एक होता है खादड़। खादड़ न्यू जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड खादड़ एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड बांगर। तो खादर एंड बांगर जलोढ़ मिट्टी को, तो जलोढ़ मिट्टी हो गया। और मिट्टी के बारे में मैं और विश्लेषण दूंगा। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर होगा यूपी। यूपी में बहुत सारी नदियों का धार है और नदियों के धार के कारण ही परिवहन और अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण के फलस्वरूप यहां पर जो मिट्टी का निर्माण होता है उस मिट्टी को कहते हैं एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? बच्चे यहां पर गलती करते हैं। असत्य मतलब ये समझना, असत्य मतलब गलत, गलत नहीं है मतलब क्या है? सही है। तो सही कौन सा आंसर होगा? पहला मैं पढ़ रहा हूं, ये पीसीएस में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकल है। देखो कथन और निष्कर्ष टाइप का क्वेश्चन है ना।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल है। बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर दिए ना, जोग गरसोप्पा है। बहुत सारे बच्चे लोग दिमाग लगाए होंगे क्या है, जोग और गरसोप्पा जलप्रपात है ना, जो गरसोप्पा जो शरावती नदी पर है, बहुत लोग जान रहे होंगे। लेकिन याद रखना कुचिकल अगर ऑप्शन में दे तो कुचिकल होगा, ठीक है। जो शिमोगा जिला में बराही नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है कुचिकल जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा और लंबा जलप्रपातों में से एक है। जोग गलसोप्पा, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, जो 250 या 255 मीटर के आसपास है, उससे भी बड़ी लंबी है, ऊंची है। ये लगभग 450 या 55 मीटर, 455 मीटर के आसपास ये होगा। याद रखना कुचिकल। तो पाला हो गया सही। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते होंगे उसको समझना अच्छे से। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि जो बच्चे अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को लेकर आना। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल है कि नहीं है, वराही, शिमोगा जिला वराही नदी पर कर्नाटक राज्य में। दूसरा इसी में ऑप्शन है, विश्व का सबसे अधिकतम औसतन वर्षा मासिनराम में होती है। देखो फिर से वर्ड आया, एवरेज रेनफॉल, औसतन वर्षा। तो देखो औसतन वर्षा जब लग जाए तो याद रखना भूमध्य रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेटर, इक्वेटर या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर क्या होता है, सालों भर बारिश होती रहती है ना, सालों भर क्या होती है, बारिश होती रहती है। इसलिए यहां पर क्या होता है, ज्यादा टेम्परेचर, सूर्य की उपस्थिति होने के कारण ज्यादा टेम्परेचर होता है, इवोपरेशन ज्यादा होगा, कंडेंसेशन ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा, मतलब कि ज्यादा वाष्पीकरण हुआ, ज्यादा बादल बनेगा, ज्यादा संघनन होगा और ज्यादा बारिश होगी, और ज्यादा बारिश होगी तो यहाँ बारिश होगा। यानी अगर एवरेज रेनफॉल ऑफ द वर्ल्ड पूछा जाए तो इक्वेटर बोलोगे, और सिर्फ वर्षा पूछा जाए तो आंसर होगा मासिनराम, आंसर होगा मासिनराम। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, मासिनराम हो गया, मेघालय में है मासिनराम। याद रखना क्यों मासिनराम में होता है ये भी मैं बताऊंगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार है। तीसरा ऑप्शन है शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। देखो दोस्तों याद रखना, जितना भी नाग, जो भी नाग दिखेगा ना, नाग जो भी नाग दिखेगा वो सब ऊपर देखो ऐसे डसता है ना। नागिन जहाँ डांस, खूब डांस से करते होगे आप लोग, शादी में जाते होगे, अभी तो कोरोना काल में शादी का नसीब नहीं होगा, तो ये देख रहे होगे नाग जितना भी आएगा सब शेष नाग, और जितना भी ताल आएगा सब उत्तराखंड या उत्तरांचल लेकर चलो, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर। तो जितना भी है शेष नाग झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ऑलमोस्ट तीनों सही है अभी तक, दूसरा गलती था। चौथा है भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमि पूछा मतलब फिर से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को लेकर आया। मुख्य भूमि ये पूछ रहा है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है केप कैमोरीन, केप कैमोरीन। यहां पर कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी में एक छोटा सा जगह केप कैमोरीन, कन्याकुमारी कहां है, तमिलनाडु में, याद रखना, ठीक है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो क्या आपको भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरीन है, यहां पर इंदिरा पॉइंट दिया है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पार्ट्स है। तो ये तो नहीं होगा इंदिरा पॉइंट, क्योंकि अगर भारत का रहता तो होता, लेकिन अगर मुख्य भूमि पूछ दिया तो केप कैमोरीन, जो कन्याकुमारी भी आप बोल सकते हो, जो अर्धचंद्राकार गोलाकार के रूप में दिखाई देते। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 और 3, क्योंकि 2 गलत है। औसतन वर्षा है, मासिनराम गलत है। औसतन वर्षा कहां होना चाहिए, भूमध्य रेखा होना चाहिए, सागर नहीं, भूमध्य रेखा होना चाहिए या विषुवत रेखा, इक्वेटर होना चाहिए। चौथा गलती है, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जबकि केप कैमोरीन होना चाहिए, और ऐसे रहता तो आप इंदिरा पॉइंट मारते अगर मुख्य भूमि नहीं रहता तो। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 12, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। देखो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं तो 4 प्रश्न यहां से हैं जहां कंफ्यूजन होगा। हर कंफ्यूजन को लेकर आ रहा हूं मैं, 4 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा, सपोज कर लो ये पोलियो ओरिएंटेड भारत, अगर यहां पर है, आप यहां पर देख लो, नेपाल वाला पार्ट्स ले लो, तो यहां पर देख लो आप, ये नेपाल वाले पार्ट्स में एवरेस्ट चोटी है ना, एवरेस्ट। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन, तो माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन, तो माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन, माउंट एवरेस्ट। चलो मैं क्वेश्चन पहले क्लियर कर दूं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो पहला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, नहीं होगा। कंचनजंगा नहीं होगा। K2 या गाडविन आस्टीन होगा, और नन ऑफ दीज। तो K2 और गाडविन आस्टीन होगा, याद रखना, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। मैं फिगर के साथ विथ मैप भी क्लास लूंगा, हर एक चीजों को बताऊंगा जब आप लोग कमीशन का वो करोगे तब। फिलहाल आप लोग दिमाग में रखो, विश्व का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी, तो K2 या गाडविन आस्टीन। अगर पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आप यहां बोलना कंचनजंगा, सिक्किम के पास में है कंचनजंगा। मतलब 4 प्रश्न यहां पर पूछे गए, और चारों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हिस्ट्री में गवर्नर जनरल में दिक्कत होती है ना, ठीक उसी तरह यहां दिक्कत होगी। तो याद रखना, एकदम ठोक बजा के याद रखना कि अगर रहेगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट।
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो K2 या गार्डविन आस्टीन। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा। मतलब भारत भी है और उसमें हिमालय के पार्ट्स में वो चोटी है, इसलिए भारत के क्षेत्र में विस्तृत है हिमालय। बेसिकली हिमालय किसका पार्ट्स है? नेपाल का, लेकिन वो कुछ एक्सटेंस किया हुआ है भारत में भी, तो वो पार्ट्स में एक चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। तो 4 प्रश्न मैंने फिर से बोल दिया। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन आस्टीन, और भारत की हिमालय में सबसे बड़ी चोटी हो गई कंचनजंगा। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो दोस्तों, मैं चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में देखना, बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है वो सबसे मीठे पानी की झील है। सांबर झील है। सांबर झील क्या है भाई? तो खट्टे, ये खारे पानी की झील है। चिल्का भी खारे पानी की झील है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी झील हो जाएगी आपकी क्या? बुलर मार सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कथन सत्य है? ट्रू, विच इज ट्रू? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, 1556 में। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, बाबर और किसके बीच बताओ? इब्राहिम लोदी के बीच, जिसके बाद मुगल साम्राज्य का अस्तित्व आया। मुगल साम्राज्य लेकर आया है ना, दिल्ली वंश का अंतिम जो वंश था, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के साथ उसका युद्ध हुआ था 1524 में, जिसमें बाबर विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। मेरे स्पीड से घबराना मत बच्चों, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि ये टेस्ट सीरीज है, और टेस्ट सीरीज में जितना स्पीड हो, जितना ज्यादा क्वेश्चन, जितना ज्यादा आपके पास कंसेप्ट आ पाए, वो ज़्यादा बेहतर है। स्लो मोशन में आप कर लेना, टेक्नोलॉजी का जमाना है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, स्लो मोशन में चलाना, फास्ट मोड में पढ़ना समझना। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हेमचंद्र विक्रमादित्य ने हारा। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर हेमू के बीच हुआ था, हेमचंद्र विक्रमादित्य कौन है? तो याद रखना, वही हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसका नाम ले रहा हूं मैं, वही है हेमू। और ये हेमू और विक्रमादित्य यानी इसलिए क्योंकि ये शकों को पराजित किया था, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था। तो 1556 में 1556 में मैंने बोर्ड पे लिख दिया। जो युद्ध हुआ था पानीपत की लड़ाई, उसमें अकबर के तरफ से जो बैरम खां थे वो संरक्षक थे। तो अकबर और हेमू के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें हेमू को तीर लग जाने के कारण मूर्छित हो गए थे और सारी सेनाएं पलायन कर गई थी और अकबर की जीत हुई थी, लेकिन प्रारंभिक समय में हेमू जीत रहा था। तो ये सही है आपका, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य ने हारा, सही है, और अकबर ने जीता था। दूसरा है, मुगलों के शासक का सही काल क्रमानुसार इस प्रकार है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सही बात है, बाबर के बाद उसके पुत्र आए थे हुमायूं, उसके बाद अकबर था, उसके बाद आपका जहांगीर था, और उसके बाद शाहजहां और जिंदा पीर के नाम से मशहूर औरंगजेब था। तो ये सही है, दूसरा भी। तीसरा है फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा, जो गुजरात विभाजन के दौरान बनाया गया था, है ना। तो फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा ने 1572 ईस्वी में बनवाया गया। सही बात है, गुजरात में फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा बनाया गया था ये, और ये 1572 में बनाया गया था, ये भी सही है। चौथा है, तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, पुर्तगालियों की देन थी तंबाकू, टोबैको। तो ये सही बात है कि तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई। तो आंसर क्या है? चारों सही है, चारों आंसर हो जाएगा। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑल, डी। चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। 14 फिर से मैं बोल रहा हूं, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आपके कमेंट से समझ पाऊं आपकी भावना, आपका उद्देश्य। ताजमहल को किसने बनवाया? देखो यहां पर 2 प्रश्न पूछा था, ताजमहल को किसने बनाया और ताजमहल को किसने बनवाया। तो बनवाने वाला था शाहजहां और बनाने वाला था लाहौरी और ईशा खां, याद रखना है ना। तो मैं आंसर ही बता दिया आपको, मैं ऑप्शन लेकर आता हूं। ताजमहल को किसने बनवाया? उस्ताद ईशा खां लाहौरी, दूसरा है जॉब चार्नक, तीसरा है उस्ताद उस्मान, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि किसने बनवाया, अगर बनवाया रहेगा तो शाहजहां, किसने बनाया अगर रहता तो पहला ऑप्शन हो सकता था उस्ताद ईशा खां और लाहौरी। इसे आप याद रखना, आराम से ट्रिकी याद रख सकते हो। जैसे सपोज कर लो पूछे आपसे ताजमहल को किसने बनाया, तो ताज याद रखना, ताजमहल को बनाने वाला कौन था? लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है। अगर आपसे पूछ दे राष्ट्रपति भवन को किसने बनाया, राष्ट्रपति भवन को किसने बनाया, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे संसद भवन को किसने बनाया, अगर आपसे पूछ दे दिल्ली शहर, नई दिल्ली का शहर का स्थापना कौन किया, अगर आपसे पूछ दे कलकत्ता को कौन बसाया, देखो मैंने 4-5 का लिख दिया है, अच्छे से याद कर लेना इसको, कॉन्सेप्ट ट्रिक से याद कर लेना। कैसे याद करोगे देखो बच्चों बता दे रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे।
ताजमहल, ताजमहल को बनाने के लिए ताज मतलब ताजमहल को बनाने वाला कौन था भाई? तो शाहजहां। किसके याद में बनाया था? मुमताज महल के याद में बनाया था। और मुमताज की याद में बनाया मतलब अपनी बेगम की याद में बनाया। और इतना आसान नहीं होता है बेगम की याद। क्या हम और आप बना सकते हैं? नहीं ना, बिल्कुल बना सकते हैं अगर वैसी मुमताज हो तो ताजमहल बनाने के लिए लोहा लेना पड़ेगा। मुमताज को पसंद करने के लिए लोहा लेना पड़ेगा, अच्छी जॉब करनी होगी, अच्छी नौकरी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ताजमहल बनने के लिए मिलेगा, तब आपको मुमताज जैसी बेगम भी मिलेगी। तो याद रखना ऐसे है कि ताजमहल बनाना है तो लोहा लेना होगा, और ताजमहल से क्या हो गया? लाहौरी। अब दूसरा देखो, राष्ट्रपति भवन में रहने वाले कौन थे? गवर्नर थे। राष्ट्रपति में रहने वाले लोग कौन थे? गवर्नर। गवर्नर कौन थे? अंग्रेज थे। और अंग्रेज भारत में क्या करने आए थे? लूटने के लिए आए थे। तो अंग्रेज यानी राष्ट्रपति भवन का क्या हो जाएगा? लुटियंस। ठीक है। सांसद भवन देखो, मैं बनाता हूं स्पीड में, सांसद भवन बना रहा हूं। देखो ये मैंने स्पीड में सांसद भवन बनाया, देखो झंडा दे दिया मैंने। और मान लो ये सीढ़ी, मान लो ये टूट गया, मान लो ये जल्दी में बनाया, हड़बड़ में क्या हो गया? हड़बड़ में बनाया, गड़बड़ हो गया। तो सांसद भवन को हड़बड़ में बनाने के कारण गड़बड़ हो गया, और गड़बड़ में कोई भी काम क्या हो जाता है बच्चों? बेकार हो जाता है। तो सांसद भवन हड़बड़ बेकार, याद रखना। सांसद 2-4 बार ऐसे याद करोगे ना, गारंटी है याद हो जाएगा। और ऑप्शन रहेगा आपके पास तो 100% आप याद कर लोगे। अब देखो दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली शहर में देखोगे हमेशा क्या होता है? लूटपाट मचा रहता है। नहीं, आप जैसे ही दिल्ली में एयरपोर्ट पे उतरो, कहीं भी उतरो, जहां भी जाओगे दिल्ली में, जैसे ही रखोगे सामान गायब। थोड़ा सा इधर देखोगे तो देखेगा लेकर भाग गया है ना। एक रन पिक्चर देखोगे ना, बोलते काहे का दिल्ली यार, दिल है ही नहीं, दर्द होता है यहाँ पर, किडनी निकाल लिया है ना। आप देखोगे सिद्धू सिद्धू करके चिल्लाता है, बहुत ही अच्छी मूवी है, मजाकिया मूवी है। तो दिल्ली में क्या होता है? हमेशा लूटपाट होता है। तो लूटपाट होने के कारण क्या? लूटने लुटाने वाला शहर है लुटियंस। तो दिल्ली का क्या हो गया? लुटियंस। कलकत्ता देखो 4 अक्षर लगा हुआ है लगभग। तो जॉब लेना है तो चारों दिशा में जाना होगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण एक करना होगा मुख्य दिशा। तो जॉब 4 नाक, जॉब लेना है तो 4 नाक, चारों नाक की दिशा में तैयारी करना होगा। और कलकत्ता का वास्तुकार कौन है? जॉब 4 नाक। देखो भुवनेश्वर, यहाँ आगे का अक्षर क्या लगा? भूख लगे तो क्या खाओ? बर्गर खाओ। बर्गर खाते हो ना, KFC का बर्गर वगैरह आता है ना। तो भू से लगा है क्या? भू से बर्गर खाओ, भूख लगे तो बर्गर खाओ। तो ये एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं। ताजमहल का क्या हो गया? बर्गर। ताज लेना है, लोहा लेना है तो लाहौरी। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले गवर्नर थे यानी अंग्रेज थे। अंग्रेज क्या थे? लूटने आए थे, लुटियंस। शासक भवन हड़बड़ में बनाया, हड़बड़ गड़बड़ बेकार हो गया, आगे आंसर। और दिल्ली में हमेशा लूटपाट होता था, लुटियंस। कलकत्ता का हो गया जॉब 4 नाक, जॉब लेना है तो जॉब 4 नाक। और भुवनेश्वर को भूख लगे तो बर्गर खाओ, कोनिस बर्गर। उम्मीद है दोस्तों समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? बहुत सारे बुक में तो तराइन का तीसरा युद्ध का जिक्र ही नहीं रहता है, इसलिए बहुत सारे लोग आंसर मार दिए होंगे, तराइन का तीसरा युद्ध हुआ ही नहीं था। तो तराइन का तीसरा युद्ध मैंने ऑप्शन वैसे ही दिया, 1193 गलत है, 1512 गलत है, 1761 जो पानीपत का तीसरा युद्ध था ये भी गलत है, हुआ ही नहीं था ये भी गलत है, क्योंकि हुआ था और वो हुआ था 1215 में। याद रखना, यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच 1215 में यल्दौज और कुबाचा ये सब जगह था, शासक थे। यल्दौज वर्सेस इल्तुतमिश के साथ ये युद्ध हुआ था 1215 में, 1215 में इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग तराइन का तीसरा युद्ध कहते हैं ना। तराइन का पहला युद्ध 191 में, तराइन का दूसरा 1192 में, 1191 में तराइन का पहला युद्ध, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध। याद रखना, ठीक है। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे लंबा NH कौन है? देखो दुर्लभ क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूं ना। भारत का सबसे बड़ा NH पूछा रहा है ना, तो NH दिमाग में रख लो। देखो मैं बता रहा हूं ना, आसानी से आपको याद हो जाना है। देखो आप यहां से उठा लो भाई दिल्ली से गाड़ी लेकर चलो अमृतसर, फिर दिल्ली से लेकर चलो कोलकाता, फिर ले लो आप यहां से, मैं मार्कर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। आप लोग यहां से ले लो भाई आगरा से लेकर चल जाओ यहाँ मुंबई से लेकर जाओ भाई चेन्नई से लेकर जाओ भाई कोलकाता से लेकर आओ भाई मुंबई, और मुंबई से लेकर फिर कहाँ जाना है बताता हूं मैं। तो सबसे पहले ये दिमाग में रखो कि अगर NH पूछा जाए, बस इस फिगर से, बोले क्या बना दिए सर, तो इस फिगर से आप NH याद रखो। देखो मैंने क्या बोला, दिल्ली से अमृतसर NH1, दिल्ली से कोलकाता NH2, कलम उठा। अब ये आगे पीछे हो सकता है दिल्ली इधर हो आगरा इधर हो, बस समझाने के लिए मैं NH को रिलेट कर रहा हूं। अब ये आगरा से चला कहाँ, मुंबई NH3, मुंबई से चला चेन्नई कहाँ NH4, चेन्नई से चला कोलकाता कहाँ NH5, कोलकाता से चला मुंबई कहाँ NH6 आसानी से आपको याद हो गया, ठीक है। दिल्ली से अमृतसर, बस इस फिगर को ड्रॉ करना, 1 2 उठाएगा कलम, 3 4 5 6, और सातवां जो होगा वो सातवां है आपका वाराणसी से कन्याकुमारी। ये सातवां है वाराणसी से कन्याकुमारी, ठीक है। सातवां NH हो गया वाराणसी से कन्याकुमारी, जो पहले बड़ा NH हुआ करता था। अगर 8वां पूछ दे तो 8वां लेकर जाना दिल्ली से जयपुर पिंक सिटी और जयपुर से मुंबई सूती वस्त्रों की राजधानी।
तो यहां दिल्ली से जयपुर और जयपुर से चले जाओगे मुंबई, अब यहां पहुंच जाओगे तो ये होगा NH8, ये भी है NH8। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे लंबा NH कौन है। बहुत सारे बच्चे मान लिए होंगे 7, लेकिन याद रखना NH44 जो है, NH44 जो है जिसकी कुल लेंथ 3745 किलोमीटर है, और ये आपका वाराणसी, श्रीनगर से लेकर वाराणसी और भाया कन्याकुमारी तक चलती है। मतलब एक साथ इसमें इंक्लूड हो गया और ये बन गया क्या 44। तो इस फिगर के द्वारा याद रखना बच्चों, अच्छे से समझ में आएगी। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। सिंपल क्वेश्चन है, फैक्ट है। यह नारा किसने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये नारा है सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। इसमें पूरा शब्द में बता दे रहा हूं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, खून इतना कि पूरा ब्रिटिश हुकूमत उसमें नहला जाए। ये पूरा सेंटेंस था जिसका कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्यार्थ इसमें निकाला गया है। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ रुक करता हूं। ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी की घोषणा कब की। अब इसमें बहुत लंबी कहानी है जो मैं बताऊंगा फिर कभी क्लास में। तो देखना, याद रखना क्या क्या है। ऑप्शन है पहला 1911 1911 सही आंसर है, क्योंकि यहां पर घोषणा की, यानी जो आपका पहले ब्रिटिश हुकूमत में जो आपका कलकत्ता हुआ करता था फेमस था, लेकिन यहां से दिल्ली कर दिया गया। और जानते हो आप लोग कि 1911 में ये घोषणा की गई है ना, यानी 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन। इस तरह 1909 में क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये सब पढ़ोगे। 1911 में क्या हुआ था, तो 1911 में जो दिल्ली, जो आपका बंगाल विभाजन था उसको रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था 1911 में, और यहां पर प्रस्तावित किया गया था कि जो कलकत्ता राजधानी है वो कलकत्ता से कहां जाए, दिल्ली। घोषणा की गई थी, लेकिन 1912 में इसको पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया। मतलब घोषणा किया गया 11 में और बनाया गया 12। तो राजधानी की घोषणा कब की गई, 12 दिसंबर 1911 की घटना थी वो। और पूछेगा कि बना कब दिया गया, तो 1 अप्रैल 1912। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत एक धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। तो जाहिर सा बात है, इसका सिंपल है कि आप लोग पढ़ोगे प्रेम्बल, उसमें आएगा हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर सोवरेन, इस तरह करके आता है। हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष गणतंत्र बनाने के लिए सब आता है, जो आप पढ़ोगे याद करोगे। एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। सब मैं बताऊंगा अलग से जब पॉलिटिकल क्लास लूंगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन पे आता हूं। तो यहां धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं, सभी नागरिक कानून के समान है, बिल्कुल नहीं। उसका कोई राज स्तर पर धर्म नहीं, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, यही आंसर आपका कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या सेकुलर का मतलब है कि कोई भी राज्य का, अपना राज्य का कोई विशेष धर्म इसमें नहीं है। यही है उसका, कोई राज स्तर पर कोई धर्म नहीं है, बल्कि विशेष तटस्थ रूप में रहेगा और सभी धर्मों का इसमें मान्य होगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा कथन सत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस के दृष्टिकोण सिविल सर्विस में पूछा गया क्वेश्चन है। आर्टिकल 117 का 1 और आर्टिकल 117 का 2। आर्टिकल 117 का 1 और 117 के 2 में वित्त विधेयक का उल्लेख है, फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल है, बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल बिल का जिक्र किया हुआ है 117 का 1 और 117 का 2 में। दूसरा ऑप्शन बोलता है आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, यानी मनी बिल की परिभाषा 110 में है। मनी बिल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल 110, सही बात है, क्योंकि 109 में तो प्रोसीड्यूर ऑफ मनी बिल है, यानी 109 में उसका प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ठीक है। तीसरा नंबर बोल रहा है वित्तीय आपात अभी तक कुल 3 बार ही लगे हैं। वित्तीय आपात अभी तक कुल 3 बार ही लगे हैं, जबकि वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। तो जब आपातकाल आप लोग पढ़ोगे तो 3 प्रकार का आपात होता है। एक होता है आपका कौन, राष्ट्रीय आपात जो 3 बार लगा है, और एक होता है आपका राष्ट्रपति शासन जो बहुत बार लगा है, और एक है वित्तीय आपात जो अभी तक नहीं लगा है। ये आर्टिकल 352, ये आर्टिकल 356 और ये है आर्टिकल 360। इसके बारे में मैं और डीप बताऊंगा बाद में। तो इसमें कौन सा सत्य है, तो देखो आप 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है, तो डी हो जाना चाहिए आंसर। 20 का हो जाएगा डी, याद रखना 20 का हो जाएगा डी, ठीक है, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसमें, क्योंकि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, 21 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। स्थलीय समीर कब चलता है, लैंड ब्रिज। तो देखो समीर मतलब पवन होता है ना, पवन। तो इसमें क्या पढ़ना है, देखो पवन का चैप्टर ये है, मैं थोड़ा सा कोरिलेट कर दे रहा हूं शॉर्ट में। पवन 3 प्रकार के होते हैं ना, एक होता है आपका स्थायी पवन, परमानेंट विंड, एक होता है आपका मौसमी पवन, सीजनल विंड, और एक होता है आपका स्थानीय पवन, लोकल विंड, ठीक है। अस्थायी पवन भी 3 प्रकार का होता है, ट्रेडिशनल विंड यानी व्यापारिक पवन, एक होता है आपका पछुआ पवन, वेस्टर्न विंड, और एक होता है ध्रुवीय पवन या शीत पवन, है ना, जिसको हम लोग पोलर विंड कहते हैं। और मौसमी पवन में भी 2 है, 3 है, एक है आपका मानसून ले लो,
है ना। एक होता है आपका स्थलीय समीर और सागरीय समीर, लैंड ब्रिज एंड ओशियन ब्रिज, और एक है आपका पर्वतीय समीर, माउंटेनिक ब्रिज, एंड एक होता है आपका घाटीय समीर यानी वैली ब्रिज। अब आपको यहां से क्वेश्चन पूछ दिया है स्थलीय समीर और सागरीय समीर, सबके बारे में मैं बताऊंगा। तो अभी क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहा हूं, तो जो क्वेश्चन आया उसी पे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, अभी सब पे मैं चर्चा करूंगा। तो स्थलीय समीर कब चलता है? तो स्थलीय समीर दिन में चलता है, रात में चलता है, दोनों समय चलता है, नॉट। तो स्थलीय समीर जो चलता है वो रात में चलता है, ठीक है। अब आपको जीएस भी मैथ के जैसा प्रूव कर सकते हो, कैसे सर? तो देखो, उम्मीद है आप लोग को इधर दिख रहा होगा। तो देखो ये है स्थलीय समीर क्या होता है, चलो मैं ऐसे बना लेता हूं। ये मैंने बना लिया, ठीक है। ये स्थल भाग हो गया, ठीक है। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि वो रेड है। लो, मैंने अलग कलर ले लिया। ये आपका वाटर, ठीक है, यानी जल वाला भाग। ये हो गया आपका स्थल भाग। याद रखना, पवन जो हमेशा चलता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हाई प्रेशर मतलब प्रेशर हाई, प्रेशर हाई रहेगा तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है, उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। और लो टेम्परेचर है तो लो प्रेशर है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? हाई। अब मैं बात कर रहा हूँ क्या कि स्थलीय समीर। तो एक कोड में बताता हूँ आप लोगों को, याद रखना स्थलीय समीर जब भी रहेगा तो याद रखना स्थलीय समीर किधर से चलता है? तो स्थल अगर पहले रहे तो स्थल से जल की ओर चलेगी स्थलीय समीर, और सागरीय समीर पूछेगा तो सागर से जल की ओर। अगर पूछेगा पर्वतीय समीर तो पर्वत से घाटी की ओर। अगर घाटी से पूछेगा तो घाटीय समीर तो घाटी से पर्वत की ओर, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है स्थलीय समीर किधर से चलेगी? तो स्थल से सागर की ओर। अब मैं देख रहा हूँ ये स्थल है और ये स्थल से सागर की ओर अगर चल रही है, तो ये स्थल से सागर की ओर अगर ये चल रही है तो जाहिर सा बात है कि यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? तो यहाँ का टेम्परेचर यानी यहाँ का प्रेशर क्या होगा? यहाँ का प्रेशर होगा हाई, क्योंकि हाई प्रेशर से ही लो प्रेशर की ओर जा रही है, यानी जल का प्रेशर होगा लो और स्थल भाग का होगा प्रेशर हाई। और हाई प्रेशर है मतलब यहाँ टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा, और यहाँ टेम्परेचर क्या होगा? कम। और ये टेम्परेचर ज्यादा और कम किस परिस्थिति में होगा? अब आपको दिन है कि रात? सपोज कर लो मैंने रात ले लिया, तो क्या होता है? जितना जल्दी एब्जॉर्ब करता है उतना जल्दी वो रिलीज करता है स्थल वाला भाग। तो ये जल्दी से गर्म होता है, जल्दी से ठंडा होता है। ठंडा हो गया जल्दी से, जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको दिमाग में रखना है कि वो टेम्परेचर क्या काम कर रहा है, ठीक है। जैसा मैं सपोज कर लो, मैं फिर से इसको रेगुलेट कर रहा हूं। देखो, मैंने बनाया ये जल वाला पार्ट्स है और ये स्थल पार्ट्स है। अब मैंने बोला स्थलीय समीर पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है स्थलीय समीर, है ना। तो स्थलीय समीर कहां से चल रहा है? तो स्थल से जल की ओर। मैं बोल रहा हूं हाई प्रेशर है सर और ये लो प्रेशर है सर। मैं बोल रहा हूं यहाँ टेम्परेचर कम है सर और आप बोल रहे हो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है सर। अब मैं बोल रहा हूँ रात का समय है सर और रात का चंद्रमा है, सूर्य होगा तो दिन होगा। तो रात का समय सर यहाँ पर, और रात का समय होने के कारण यहाँ पर जितना जल्दी गर्मी था उतना ही जल्दी क्या हो गया? ठंडा हो गया, यानी टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया, यानी प्रेशर हाई हो गया। प्रूव दैट। और अच्छे से समझ में आएगा अगर मैं क्लास में इसको और डिटेल करूंगा तो। अब अगला क्वेश्चन चलता हूं, एल नीनो। कुछ विद्यार्थी का यहां प्रश्न था, एल नीनो, लीनो क्या होता है? देखो, एल नीनो एक तरह का गर्म जलधारा के रूप में जाना जाता है, जबकि ला नीनो उसका एंटी कार्ड है जो ठंडा के रूप में जाना जाता है। इससे काम नहीं चलेगा, आपको दिमाग में रखना है कि एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्वेश्चन जो है, तो एक है पवनों की दिशा, दूसरा बालक हिस्सा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बालक हिस्सा सही आंसर होगा। तीसरा है चमकती विद्युत और चौथा है नन ऑफ दीज। तो याद रखना इसका आंसर होगा बालक हिस्सा। भूमध्य रेखा का जो ऊपरी भाग होता है, उष्ण वाला भाग, वहां पर चलने वाला ये जो रहता है, खासकर आप देखोगे जो दक्षिणी गोलार्ध में आप देखोगे जो पेरू वाला भाग है ना, उस पेरू भाग में ये एल नीनो आपको दिखेगा। दिसंबर के महीने में लगभग ये क्रिसमस के आसपास ये पार कर रहा होता है ना। पेरू जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, मैं पूरे विश्व में देखोगे तो ये जो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का जो पार्ट्स है, ये पेरू, इधर पेरू है, चिली है, तो ये सब पार्ट्स में आपको दिखने को मिलेगा क्या? ये धारा देखने को मिलेगी। तो और मैंने क्या बोला कि क्रिसमस के समय यानी भारत का समय होता है ये दिसंबर के महीने में सूर्य का जो होता है किधर होता है? ये बताओ, दिसंबर के महीने में सूर्य किधर होता है? दक्षिण की ओर होता है। जब दक्षिण की ओर होगा तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगा, इसलिए गर्म प्रभाव होता है, समुद्री जलधारा को भी ये प्रभावित करता है। क्लियर है? तो एल नीनो का शाब्दिक होता है बालक हिस्सा। अगला क्वेश्चन चलता हूं, सौरमंडल का दूसरा सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का ग्रह ही मैं याद करवा देता हूं, याद रखो। देखो, सौरमंडल का ग्रह याद रखने के लिए आप लोग याद रखो, ये सूर्य है, सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है बुध। बुध के बाद होता है, अब क्या होता है नहीं पता मेरे को। अब देखो, आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, उस ट्रिक से कैसे समझोगे आप। आप लोग सोमवार मंगलवार पढ़ते हो, बस दिमाग में रखना सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह जो है वो बुध है, मरकरी। उसके बाद देखो, बुधवार के बाद क्या होता है? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनि के बाद रविवार, ऐसे ही चलते रहता है। अब इसमें एक को लो, एक को छोड़ो, एक को लो, एक को छोड़ो। तो बुध को लिए, इसको छोड़ो, इसको 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 लिए। पहला ग्रह कौन है? बुध।
दूसरा ग्रह कौन है जिसको लिए? शुक्र। तीसरा ग्रह कौन है? रवि। रवि होता है क्या? नहीं होता है, तो पृथ्वी, इसको दिमाग में रखना है। चौथा ग्रह कौन है? मंगल। पांचवा ग्रह कौन है? बृहस्पति। छठा ग्रह कौन है? शनि। और उसके बाद ABCD पढ़ते हो, ए से एप्पल, बी से बड़का एप्पल, सी से छोटका एप्पल, डी से दूसरा का एप्पल। तो आप पढ़ोगे यहां से ABCD, तो ए से होगा अरुण और बी से होगा वरुण। ठीक है, यानी बुध ग्रह हो गया, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद हो गया पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और वरुण अपना ड्रॉ कर लो। तो आंसर हो जाएगा इसमें क्या कि सौरमंडल का दूसरा पूछा है तो सूर्य से सबसे निकल, पहला पूछता तो बुध है, दूसरा पूछा है तो शुक्र हो जाएगा, यानी बी। अब अगला क्वेश्चन, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस आर्टिकल में है? पॉलिटी में। अगर आप लोग लिख नहीं पा रहे हो तो मैं बोल भी रहा हूं, उसको अच्छे से समझना, और जहां दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना, इसी से आपका मार्गदर्शन होगा, इसी से आपका पता चलेगा कि अगला किस टाइप का आपका होना है। अब देखो, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस आर्टिकल में? पहला आर्टिकल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। देखो इसमें क्वेश्चन बड़ा अजीबोगरीब पूछा जाता है। ये पहला क्वेश्चन तो जानते हो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है ये। दूसरा क्वेश्चन जो है ये है नए राज्यों का प्रवेश, यानी आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में नए राज्य का प्रवेश। लेकिन आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 अगर नए राज्य का निर्माण हो, वर्तमान कोई राज्य है उसकी सीमा बदलना हो, वर्तमान कोई राज्य है जिसकी नामकरण करना हो, तो उस कंडीशन में आर्टिकल 3 का प्रयोग करता है। लेकिन बहुत बार पूछा जाता है आर्टिकल 4 क्या है, तो याद रखना आर्टिकल 2 में क्या हुआ? नए राज्य का प्रवेश। आर्टिकल 3 में क्या हुआ? बहुत सारे राज्य है उसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं। आर्टिकल 4 ये कहता है कि 2 और 3 के द्वारा जो हम लोग संशोधन करते हैं, और संविधान संशोधन का संबंध है 368 आर्टिकल में, और ये संविधान संशोधन जो 368 के तहत करते हैं, तो 2 और 3 किए तो 368 हो गया, लेकिन नहीं होता है। ये 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा किया गया संविधान, किया गया संशोधन 368 के अधीन नहीं होगा, जिसमें पहली और चौथी अनुसूची का भी चर्चा किया गया। तो आर्टिकल 4 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, थोड़ा छुपा हुआ क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज और बड़े एग्जाम में पूछे जाने योग्य प्रश्न होते हैं। बहुत कम बच्चे को होते हैं, आप अपने जेहन से पूछना, अपने दिल से पूछना, अंतरात्मा से पूछना, क्या मेरे बताने से पहले 4 जान रहे होते? जितने लोग अगर जान रहे होते तो आप ईमानदारी से, है ना, ईमानदारी से उसमें कमेंट बॉक्स में लिखना यस सर मैं जान रहा था, नहीं जान रहा तो बोलोगे कि नहीं जान रहा था। चलो मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन में। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंध है? लगभग अच्छे खासा किलोमीटर के दायरा में होता है, ये आग के जैसा दिखता है, लेकिन ऑप्शन देखो क्या है? जंगल की आग बिल्कुल नहीं, ज्वालामुखी और भूकंप, बिल्कुल ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर। याद रखना, तेलकूप की आग, ताप विद्युत गिरी नहीं, तो बी हो जाएगा ज्वालामुखी और भूकंप। वो दिखता है कि पूरा प्रशांत महासागर पूरा जल से इतना बड़ा पैमाने पर ज्वालामुखी वगैरह यहां पर आते रहता है। ज्वालामुखी क्या होता है? भूकंप क्या? ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? सुसुप्त क्या होता है? प्रसुप्त क्या होता है? इसके बारे में मैं और अगले क्लास में जिक्र करूंगा। एनीवे, भूकंप क्या है? डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। भूकंप उसको कहते हैं जो भूमि कांपना, पृथ्वी का कांपना। अगला क्वेश्चन है सबसे निचला मंडल कौन है? देखो अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, सबसे निचला मंडल कौन है? पहला है बाह्य मंडल, हटा दो, ओजोन मंडल हटा दो, क्षोभ बिल्कुल सही है, और चौथा है नन ऑफ दिस। तो देखो सबसे नीचे होता है 8 से 18 किलोमीटर, में बाद में बताऊंगा। सबसे नीचे वाला जो मंडल है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। इसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फीयर जिसको समताप मंडल कहते हैं। इसके ऊपर होता है ओजोनोस्फीयर जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन मंडल, है ना। इसके ऊपर होता है आपका आयनोस्फीयर जिसको हम लोग बोलते हैं आयन मंडल, और इसके ऊपर होता है एक्सोस्फीयर जिसको हम लोग बोलते हैं बहिर्मंडल। फिर से ये हो गया ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। अब इसमें क्वेश्चन बहुत दफा पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल में होता क्या? जितनी भी मौसमी प्रकार की घटनाएं होती है, जितने भी प्रकार के मौसम घटना घटते हैं, आंधी तूफान वर्षा ये सब होना, तो वो क्षोभ मंडल में होता है। इसके ऊपर जाओगे समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में क्या होता है ना, प्लेन वगैरह चलता है यहाँ पर, क्योंकि ये समताप होता है, प्लेन चलता है ना। और जस्ट इसके ऊपरी भाग में होता है ओजोन मंडल, ये हमारे सूर्य से आने वाली परावैंगनी यानी O3, याद रखना, परावैंगनी किरण को रोकने का काम करती है। डॉप्सन विधि के द्वारा ओजोन परत की मोटाई का माप करते हैं। सड़ी हुई मछली के गंध के जैसा आता है इसका गंध, स्मेल। ओजोन स्फीयर हो गया। आयनोस्फीयर में क्या होता है? रेडियो तरंग को ये प्रभावित करता है। हेलो, हाँ सर, हेलो आ रहा है, यस। आज जैसे नेटवर्क में मेरा प्रॉब्लम था ना, वीडियो आ रहा था, कभी ऑडियो नहीं, ऑडियो आ रहा था, वीडियो नहीं, तो ये होगा वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। मतलब वीडियो नहीं आ रहा है सर, बफरिंग कर रहा है, हो रहा है ना, तो किससे होता है? नेटवर्क के कारण, तो ये होगा एक्सोस्फीयर, जिसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगाए जाते हैं। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है 27 नंबर, फर्स्ट 5th ईयर प्लान यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना कब की थी? तो देखो मैं बता दूं आपको, पहला पंचवर्षीय योजना जो था अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर है, फर्स्ट 5th ईयर प्लान यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? याद रखो कि जब हमें भारत की आज़ादी मिली 1950 में,
योजना आयोग का गठन हो गया था। भारत को आज़ादी मिली थी 1947 और हमारे पास एक चैलेंज था कि हाउ टू डेवलप आवर कंट्री, और इसके लिए हम लोग ने योजना आयोग को बनाया। 1950 में पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ था। 1951 में राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था। 1952 में, तीनों याद रखना, प्लानिंग कमीशन, 5th ईयर प्लान एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना हुई थी 1952 में। मैं बात कर रहा हूँ पंचवर्षीय योजना 1951। तो ये जो पंचवर्षीय योजना था ये 1951 से चला, 5-5 साल का था, 5 साल चला, 51 से 56, यही होगा आंसर पहला आपका। ऐसे 56 से फिर 61 चला, फिर 61 से चला आपका 66 और उसके बाद फिर रुका बीच में। इसके बारे में और डिटेल्स करूंगा। इसका आंसर है ए, 1951 से 56। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी किस प्रकार की है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा नंबर मिश्रित। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, देखो अर्थव्यवस्था पढ़ोगे ना तो इसमें 2 भाग करके पढ़ लेना है। इसके बारे में मैं और डिटेल करूंगा। जैसे मैं सिंपल बता दे रहा हूं कि पूंजीवादी और समाजवादी, मान लो कि इसके बारे में पढ़ते हैं। पूंजीवादी कैपिटलिज्म इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म मतलब जिसका अधिकार होगा किस पे? प्राइवेट सेक्टर पर, प्राइवेट सेक्टर पर होगा ना, पूंजीवादी वो लोग। समाजवादी मतलब समाज को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए काम करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट सेक्टर लोग बेसिकली। और मिश्रित में हो जाएगा प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट इक्वल टू मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी जहां पूंजीपति और समाजवादी, पूंजीवादी और समाजवादी साथ में हो उसको हम लोग मिश्रित कहेंगे। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर जहां पर हो वहां हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रित कहेंगे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था हमारे यहां दोनों है, देख लो। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर है। आईसीआईसीआई क्या है? प्राइवेट सेक्टर है। टिस्को, टाटा एंड स्टील कंपनी 1907 में स्थापना हुआ था। भारत का सबसे पहला सफल लौह इस्पात कारखाना है जमशेदपुर, क्या है वो आपका? ये प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर में ले लो आप, भिलाई ले लो, बोकारो का ले लो, दुर्गापुर ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, मिश्रित हो गया। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष पर आधारित है। देखो यहाँ पर बहुत बड़ा सिलेबस है, मैं अगले क्लास में बताऊंगा, बड़ा वीडियो हो जाएगा। उसमें बताना है कि उसमें नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, फिर बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, सारी चीज को मेरे को बताना है। तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल मूर्ख दिवस मनाते हैं, याद रखना, मूर्ख दिवस। 1 अप्रैल बहुत अच्छा दिन होता है, याद रखना, मूर्ख मनाने का काम करते हैं लोगों को। 1 अप्रैल से पूरा 1 साल तक 31 मार्च तक मूर्ख मनाते हैं। तो 1 अप्रैल 31 मार्च हो गया वित्तीय वर्ष। लेकिन अगर यहाँ आरबीआई का रहता, बैंक का रहता, तो क्या मारते? तब इसका जो 4th आंसर है 1 जुलाई से 30 जून, ये आपको आंसर मानना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे यहां गलती कर जाते हैं, याद रखना। अगर बैंक का पूछेगा, आरबीआई का पूछेगा तो 1 जुलाई से 30 जून, अगर वित्तीय वर्ष पूछेगा तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला क्वेश्चन है आरबीआई, 30 नंबर। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1934 एक्ट के द्वारा, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अब है अगला क्वेश्चन, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? याद रखना क्वेश्चन, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। बना भी था जब स्टार्टिंग में था, 3 बैंक था, बीबीएम, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। तीनों बैंक को मिला के बनाया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये 1921 में। और इसका आंशिक रूप से इसको तब्दील कर दिया गया था, और तब्दील करके 1950 में इसका नाम दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसी का राष्ट्रीयकरण कर दिया था 1955 से 56 के दशक में, और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ, और फिर 1980 में लगभग 6 बैंकों का, जिसमें एक मर्ज कर दिया गया, तो 5 बैंक बचे, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दोस्तों ये हमारी क्वेश्चन पूरी हुई, और सभी को ये क्वेश्चन से रूबरू हो गए होंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्या फायदा हुआ, क्या हुआ। अगर आप लोगों को फायदा हुआ, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये वाकई अच्छा है, आप लोगों के लिए क्रांति लेकर आ सकता है ये क्वेश्चन का सेट, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा डिस्कशन किया कि अगर आज के क्लास को बढ़िया से सुनोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया होगा। प्रतिदिन या इस तरह का अगर हर सिस्टम से अगर हम लोग करें तो निसंदेह रूप से आप लोग का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको समझ में आया या नहीं, या इस तरह का चीज सही है कि नहीं जो मैंने सोचा है। और लाइक जरूर करना, जितने लोगों में हो पाए उसको आगे बढ़ाना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और अब मैं क्लास अपना यहीं पर समापन करता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।